स्वागत है आपका हमारे थर्ड एपिसोड में द बाइबल चेक के। और बहुत-बहुत स्वागत है कि आप यहाँ पे हैं। बिकॉज़ कि इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम बहुत कुछ अवेयरनेस देना चाह रहे हैं, जो बच्चे आज की डेट में कहीं न कहीं स्टक हैं अपनी जर्नी में, जो कि अपने करियर पाथ को लेकर बहुत कन्फ्यूज़ हैं। तो इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि हम उन्हें एक रास्ता या एक सजेशन या जो भी आप गाइड कर पाएँ, उस वे में हम उनके लिए एक प्रॉब्लम सॉल्विंग कुछ थोड़ा-सा कंट्रीब्यूशन अपनी तरफ से पहले मैं जानना चाहूँगा सर कि अभी जो ट्रेंड चल रहा है ना? जो स्टूडेंट के साथ में स्टूडेंट बहुत कन्फ्यूज़ है कि उसे क्या पाथ उसको चूज़ करना है। बिकॉज़ कि आप इस जिस फील्ड से हैं, है ना? उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट सॉफ्टवेयर की तरफ जाता है। जहाँ पे हार्डवेयर को लेकर उनको कन्फ्यूज़न रहता है, यहाँ पे कह सकते हैं कि अ, एक कन्फ्यूज़न है ना? आज मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो मुझे भी कई टॉपिक को लेकर या कुछ चीज़ों को लेकर आज भी कन्फ्यूज़न है कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री कैसे काम करती है, किस तरह से काम करती है और उस इंडस्ट्री में जाने के लिए, उस इंडस्ट्री में इन्वॉल्व होने के लिए मुझे गाइडेंस कहाँ से मिल सकता है और कैसे मिल सकता है? मैं कैसे उस इंडस्ट्री को देखूँगा? किस क्या नज़रिया होगा? तो थोड़ा-सा इस पे बात प्लीज़। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आईटी का ट्रेंड हम कैसे पता करते हैं। सो आईटी का ट्रेंड पता करने के लिए आपके लिए बहुत सारे अलग-अलग सेगमेंट हैं, अलग-अलग तरीके से काम होता है। पहले अगर आपको कोई आईटी का ट्रेंड अगर समझना है, तो आपको समझना होगा कि इसे लोग कितना अडॉप्ट करेंगे। कितना लोगों का मतलब है इंडस्ट्री कितना अडॉप्ट करेगी, जो बिज़नेस ओनर्स हैं वो उसे कैसे अडॉप्ट करेंगे, जो यूज़र्स हैं वो उसे कैसे देखेंगे। जैसे अगर मैं क्लाउड की बात करें, क्लाउड कंप्यूटिंग, तो क्लाउड कंप्यूटिंग जब आया था तब इतना हुआ था कि क्लाउड कंप्यूटिंग एक आ गया है जिससे हार्डवेयर रिप्लेस हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मिथ्स बन जाते हैं। पहले स्टूडेंट्स को या ऑनर्स को ये समझना होगा कि हम इससे हमारे बिजनेस में कैसे इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जब क्लाउड कंप्यूटिंग की जैसा मैंने अभी बताया क्लाउड कंप्यूटिंग अगर बात करें, तो आज अगर देखें तो सारी कंपनीज का जितना भी इनफ्रा है वो लगभग मोस्टली कंपनीज का इनफ्रा क्लाउड पर शिफ्ट हो गई। इससे ग्लोबल लेवल पे आपका डेटा पहुंच चुका है, आपको डेटा सिक्योरिटी मिल चुकी है, आपके डेटा के बैकअप बन रहे हैं और आपकी जो कॉस्ट है वो भी लगभग बहुत सारी रिड्यूस हुई है, क्योंकि आप क्लाउड से अपने हार्डवेयर को जो इंफ्रा है उसे आप अपडेट कर सकते हैं। ऐसे ही ब्लॉकचेन की अगर हम बात करें, सो हमारे डेटा को हमें कैसे रखना है, कैसे मैनेज करना है, ये सारी चीज़ हमने ब्लॉकचेन में समझी। अभी जो नया ट्रेंड चल रहा है एआई का, उसके पहले मशीन लर्निंग था, डेटा साइंस था। तो जितना भी अगर हमें ट्रेंड को समझना है तो पहले हमें समझना होगा कि इंडस्ट्री में इस पर्टिकुलर टर्म्स या इस टेक्नोलॉजी के बारे में लोग क्या सोचते हैं, उसे कैसे अडॉप्ट करेंगे, उस पर किस तरीके से काम करेंगे, क्योंकि जैसे ही वो अडॉप्ट हो जाता है, जैसे ही वो उसके लिए उस टेक्नोलॉजी के लिए यूज टू हो जाते हैं, तो चीज़ अपने आप पॉपुलर हो जाती है। अगर एआई को आज कोई अडॉप्ट ही नहीं करेगा तो ऑब्वियस है कि वो आउटडेट मतलब आउटडेटेड तो नहीं होगी, लेकिन मार्केट से आउट ज़रूर हो जाएगी। सो पहले अडॉप्शन समझना होगा। इस पर्टिकुलर ट्रेंड को ये भी समझना होगा कि इसकी क्या यूज़ेज़ है, यूज़ केसेस क्या है। साथ में इसमें ये भी हमें समझना होगा, जैसे मैं एआई की अगर मैं बात करूँ, तो अगर स्टेप बाय स्टेप समझें, तो एआई की जो एल्गोरिथम्स थी, जिन एआई मशीन लर्निंग डेटा साइंस अगर मैं कंक्लूड करके बात करूँ, तो इन ये सारी एल्गोरिथम्स बहुत साल पहले मैथ्स में लिखी जा चुकी। मैथ्स में ये सब लिखा जा चुका था, मोंटे कार्लो मेथड, डिसीजन ट्री एंड के मीन्स, नियरेस्ट नेबर, जो एल्गोरिथम्स उसमें टेक्निकली यूज़ हो रहे हैं। लेकिन इन सब एल्गोरिथम्स को सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये था सर कि हमारे पास 2 चीज़ें नहीं थी। पहला है हमारे पास इतना अच्छा हार्डवेयर नहीं, दूसरा है हमारे पास इतना सारा डेटा नहीं था जिसके लिए प्रोसेस किया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहता हूँ आपसे कि आप 2 मल्टीप्लाई बाय 4 कीजिए, तो आप फटाफट कर देंगे। लेकिन अगर मैं कहता हूँ 12,000 इंटू 98 कीजिए, तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा। ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं है। सो जब डेटा बड़ा हो जाता है, तो आपको मशीन पर डिपेंडेंट होना पड़ता है ताकि कैलकुलेशंस ईज़ी हो जाए। सो सेम सेम एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एआई का है कि एआई में जो हम डिसीजन मेकिंग्स कर रहे हैं, जो हम रिप्लाइज़ रेडी कर रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं, वो उस मशीन लर्निंग, डेटा साइंस और एआई में ये सारी चीज़ें जितनी भी हम बात कर रहे हैं, ये सारे एल्गोरिथम्स लिखी जा चुकी थी। इतना अच्छा डेटा नहीं था सोशल मीडिया के कारण, और अभी हमारा सारा डेटा ऑनलाइन है, तो इसके कारण हमारे पास इतना सारा डेटा जनरेट हो गया। यूँ दूसरा है हार्डवेयर क्लाउड कंप्यूटिंग के कारण इतना अच्छा हार्डवेयर आ गया, जीपीयूज़ आ गए, टीपीयू पे वर्क कर रहे हैं वो। तो इतना अच्छा इम्प्रूव हो गया है कि अब हम इन चीज़ों को प्रोसेस कर
ओके, मतलब आपके अकॉर्डिंग जो डाटा आज अवेलेबल है, एआई जो यूज़ कर रहा है, वो कहीं न कहीं हमारा ही डाटा यूटिलाइज़ हो रहा है? जी, ये हमारा ही डेटा एक्चुअली यूज़ होता है। आपका ट्रेंड फॉलो किया जाता है सर, जैसे मैं चैट जीपीटी की बात करूँ, चैट जीपीटी अभी सभी यूज़ करते हैं इसलिए, हालाँकि बहुत सारे एलएलएम मॉडल्स हैं, लेकिन चैट जीपीटी स्पेसिफिक अभी मैं बात कर। सो चैट जीपीटी ने सबसे ईज़ी क्या रहता है अगर आप देखें कि जब आप उससे पहली बार क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे वो कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉयी हो और मैं उससे क्वेश्चन पूछूँ, लेटर ड्राफ्ट किया, तो शायद उसकी लैंग्वेज थोड़ी-सी अलग होगी, जो गवर्नमेंट ड्राफ्ट लेटर होते हैं, उससे थोड़ी अलग है। लेकिन जब वो आपका ट्रेंड समझ जाता है धीरे-धीरे समय के साथ, तो ऑटोमैटिकली वो क्या करेगा, वो ऐसी लैंग्वेज यूज़ करके आपको देगा, जो लगभग आपको लगेगा कि ये आपने ही लिखा हुआ है, आपको बहुत कम उसमें मॉडिफ़िकेशन करने हो। सो आपके डेटा से ही मॉडल ट्रेन होते हैं, सीखते हैं और उसी के थ्रू आपको रिप्लाईज़ रेडी कर। बट ये किस तरह का डेटा होगा जहाँ पे क्या ये इतना सीक्रेट डेटा है या जो हम डेली मर्रा यूज़ कर रहे हैं, डेली हम यूज़ेज़ में हैं? लाइक जैसे डेटा की जब बात आती है तो मेरे लिए कॉन्सेप्ट है कि यार डेटा मतलब मेरा नाम, मेरी मेल आईडी, मेरा नंबर हो सकता है या मेरा एड्रेस हो सकता है, ये मेरे ये डेटा प्रोसेस में चुना है कि ये डेटा है। क्या और किस-किस तरह के डेटा होते हैं जिससे कि इस तरह का डेटाबेस क्रिएट होता है जो मेरे ट्रेंड्स को समझता? जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, छोटा-सा एग्ज़ाम्पल जो हम सभी ने टेस्ट किया होगा। जनरली सभी कहते हैं कि हम जब बात कर रहे हैं, आज हम भी बात कर रहे हैं, तो शायद हमारा मोबाइल सुन रहा होगा, तो ऑब्वियसली सुनता है। नहीं, ये तो एक बड़ा सिंपल एग्ज़ाम्पल है। लेकिन अगर मैं कोई ट्रैवल कर रहा हूँ और ट्रैवल करते समय मैंने एक ट्रेन से ट्रैवल कर रहा हूँ और मैंने एक फ़ोटो क्लिक किया, समथिंग कोई भी प्लेस का जो मुझे खिड़की में दिखा, जो विंडो से दिख रहा है और मैंने उसे उसी टाइम पर अपलोड करा। तो जो इमेज होती है, उसके साथ हमारा टाइम स्टॉप भी जाता है, उसके साथ और डिटेल्स भी जाती है। जब हम इसे अपलोड करते हैं तो जब डेटा एनालाइज़ हो रहा है तो उसको ये भी एनालाइज़ हो रहा है कि आप लगभग इतने बजे ट्रैवल कर रहे थे, इतने बजे इस पर्टिकुलर लोकेशन से कौन-कौन सी ट्रेन हुई थी। उससे हमने समझा कि अच्छा इतनी ट्रेन्स अगर निकली हुई हैं, तो आप लगभग इस पर्टिकुलर होगी या फिर आप इस टाइप से ट्रैवल कर रहे हैं। थोड़ा इंफ्रा देख के वो समझ जाते हैं। फिर आपको जो सजेशन देगा, वो देगा कि नेक्स्ट वाला जो स्टेशन है उसमें आपको ये डिशेज़ मिल जाएँगी, आपके ऑन सीट पर मिल जाएगी, तो सेट सजेशंस आने रहते हैं इस तरह के। सो ये डेटा की अगर मैं बात करूँ तो डेटा तो हर जगह से जनरेट हो रहा है, हम बातें कर रहे हैं, उसका डेटा तो सभी एग्ज़ाम्पल है, लेकिन ये भी डेटा है। साथ में अगर मैं बात करूँ सो जब पेरेंट्स जब बनते हैं, नए न्यूबॉर्न बेबी जब आने वाला होता है, ऐसा कुछ रहता है। सो जनरली अगर आप देखेंगे तो हम बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। जब हम एक्सप्लोर करते हैं तो सिस्टम ये समझता है, जो भी ई-कॉमर्स साइट है वो समझती है कि आप कब मैरिन बनने वाले हैं, आप कब एम्पायरिंग है और आपको ऐसा कुछ प्रोडक्ट मुझे करना है। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन वो ये भी आइडेंटिफ़ाई करता है कि ये बच्चा आज 3 साल बाद 3 साल का हो गया होगा, तो इसे क्या कितना डेटा पिच करना चाहिए। तो वो आपकी पूरी लाइफ़ को ट्रेल कर रहा है और आपकी लाइफ़ को ट्रैक करके आपको प्रोडक्ट सजेस्ट करता जा रहा है। वो ये सारी चीज़ें। तो डेटा का मतलब इस तरह से भी यूटिलाइज़ हो सकता है, ये अभी तक हमने नहीं समझा था कि किस तरह से इतना डीपली जाके डेटा को इस तरह से यूटिलाइज़ किया जा सकता है या अभी जो ट्रेंड चल रहा है जो यूटिलाइज़ कर रहे हैं। जो बड़े-बड़े ब्रांड्स हैं, जो आज की डेट में हमें एड्स देता है ना? ये तो वो ऑलरेडी जानता है कि हमारी नीड क्या है और अभी नीड क्या आने वाली है। बिल्कुल। बे बेसिकली पूरा मार्केट इसी पर है कि आज आपको जो नीड है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि शायद आप ऑनलाइन से भी वो प्रोडक्ट ले सकते हैं। लेकिन फ्यूचर में आपको क्या प्रोडक्ट पिच करना चाहिए ये सबसे इम्पोर्टेंट टास्क होता है बिज़नेस। सा और बात करेंगे कि जो इस पर्टिकुलर फील्ड लाइक आईटी है, जो आपका कोर हो रहा है सॉफ्टवेयर को लेकर। तो इस फील्ड में ट्रेंड्स को जो आम पब्लिक है ना? या न्यू बॉट न्यू कह सकते हैं कि न्यू स्टूडेंट्स हैं, ना? जो अपनी अभी 10th 11th 12th के टाइम पीरियड में हैं और वो एक सही करियर पाथ चुनना चाहते हैं। तो उनके लिए क्या आप बात बता पाएँगे इस ट्रेंड को फ़ॉलो करते हुए चले हों, एआई के ट्रेंड्स को या फिर कुछ जो पुराने ट्रेंड्स थे, उनको फ़ॉलो करें। किस तरह से आप उस सो अगर बात करें स्टूडेंट्स की तो मैं प्रेफ़र करता हूँ सभी स्टूडेंट्स के लिए कहता हूँ सभी को हर जगह मैं जाके कहता हूँ कि आप मॉडल्स अगर बनाना चाहते हैं तो उसका मतलब आप सच में एक डेवलपर बनना चाह रहे हैं। लेकिन अगर आप मॉडल को यूज़ कर रहे हैं जैसे आजकल मैंने देखा है कई बच्चे चैट जीपीटी से अपने असाइनमेंट्स लिखवा रहे हैं। सो इससे क्या हो रहा है आपकी जो क्षमताएँ हैं वो आपकी सोचने की क्योंकि आप बहुत क्रिएटिव आपसे ज़्यादा क्रिएटिव कोई भी एआई नहीं हो सकता दुनिया में ना होगा, कभी भी नहीं हो सकता। इंसान से ज़्यादा क्रिएटिव कुछ भी नहीं है। सो जितना आप सोच पा रहे हैं, आप अपनी सोच को इतना संकुचित कर रहे हैं। धीरे-धीरे पहले लाइब्रेरी में लोग जाते थे, पढ़ते थे।
बहुत सारा एक्सप्लोर करते थे, बहुत सारी टर्म्स ऐसी होती थी। फिर हम सर्च इंजन पर आ गए, गूगल पर आ गए और बाकी सर्च चीज़ें पर आए, तब हमारा एक सोचने का नज़रिया थोड़ा स्पेसिफिक हो गया कि दायरा दायरा सीधे में होता रहा। अभी वो क्या रहा है चैट जीपीटी में, चैट जीपीटी आपको असिस्ट करने के लिए बहुत बढ़िया है। चैट जीपीटी है जो भी एलएलएम्स, जीपीटी इंजन सारे आपको असिस्ट करेंगे। लेकिन बच्चे क्या कर रहे हैं, इसको इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं कि फिर फटाफट आंसर नहीं है। तो वो उस पे स्पेसिफिक हो गए, अब उनकी क्रिएटिविटी धीरे-धीरे खत्म। तो पहले तो मैं स्टूडेंट्स को जनरली कहता हूँ, इवन कॉलेज स्टूडेंट्स को भी यही कहता हूँ कि आप जीपीटी का यूज़ इतना मत कीजिए कि आप पूरी तरह से डिपेंडेंट, पहला। दूसरा है, यदि आपको सीखना है, कुछ अगर सीखना है, तो सबसे पहले ओल्ड लेवल में आपको सीखना चाहिए। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि आपको आईआईटी अगर क्रैक करनी है और मैं डायरेक्टली आपको बड़ी-बड़ी बुक्स दे देता हूँ एमसीक्यू बेस्ड, तो आप कभी क्रैक नहीं कर पाएँगे। पहले आपको 11th-12th की मैथ्स को सॉल्व करना हो, फिर तब जाके आप कंसेप्ट समझेंगे, उसके बाद आप काम करते हैं। सो वैसे ही यहाँ पर है कि पहले आपको कंसेप्ट समझना पड़ेगा। ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन जितना भी आपको टाइम लग रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा समय तक आपके साथ रहेगा। लेकिन जितना आप छोटा सीखेंगे, लाइक आपने चैट जीपीटी या आपने क्लाउड वगैरह यूज़ करना सीख लिया और आप इस पर प्रॉम्प्ट दे रहे हैं, आपको आंसर मिल रहा है, लेकिन आपका दायरा सीमित हो गया। अब जब वो इंजन अपने आप को अपग्रेड कर देगा, तो आपके जो प्रॉम्प्ट्स होंगे वो भी नहीं होंगे, क्योंकि उससे अच्छे प्रॉम्प्ट्स में वो आंसर दे पा रहा है, कम प्रॉम्प्ट में ज़्यादा आंसर दे पा रहा है, स्पेसिफिक वो। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं और बच्चों को सीखने के लिए एक लॉन्ग प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि वो सीखना नहीं चाहती, उस लेंथी प्रोसेस से, जो मैंने समझा है बहुत सारे स्टूडेंट्स से मैंने बात हुए हैं इस इलाके में, तो उनका कहना है कि हम सीखना तो चाहते हैं, बट यदि हम ट्रेंड फॉलो नहीं करेंगे, यदि हम एआई को यदि अभी निग्लेक्ट करते हैं, है ना? और जो लोग ऑलरेडी एआई पे अच्छा काम कर रहे हैं, जिन्होंने पहले सीखा है लेकिन अब वो एआई पे काम कर रहे हैं, तो आज वो हँसते हैं लोगों पे, यदि हम उस लॉन्ग टर्म प्रोसेस से गुज़रते हैं, है ना? तो उनका कहना ये है कि यार, यदि हम उस प्रोसेस को लंबे समय के लिए, बिकॉज़ कि आज के टाइम पे हमें इंस्टेंट पैसा बनाना है ना? जल्दी सक्सेसफुल होना है, तो क्या ज़रिया हो सकता है, वो एआई को यूज़ करके जल्दी सक्सेस पाना चाहते हैं, है ना? बहुत सारे फ्रीलांसर हैं जो पहले फ्रीलांसर नहीं थे, वो जॉब कर रहे थे कहने को, है ना? बट उनको पता है कि न्यू स्किल सीखने में मुझे 2 साल 3 साल का मुझे टाइम लगेगा, तब तक वो ट्रेंड हो सकता है, मे बी चाहिए चला जाए। तो उस ट्रेंड को लेकर आप क्या सजेस्ट करते हैं कि उस लेंदी प्रोसेस में जाएँ, जहाँ पे वो लर्निंग है, वहाँ पे स्किल डेवलपमेंट है, वहाँ पे है ना, अपने माइंड को उस तरह से वायरिंग करना है ना? जिसमें टाइम पे का प्रोसेस है, उसको कैसे देखते हैं? उन सवालों का भी थोड़ा-सा एक आंसर दें। यही कि मैं बात करूँ, अगर आप जैसे यही का कह रहे हैं कि मार्केट से जैसे शायद ये आउटडेटेड हो सकता है, ये सारी चीज़ें दिमाग, हाँ, लोग पीछे छूट जाएँगे, उनका कैसा है कि हम सिर्फ जाए रकेश। तो एआई एकदम से नहीं आ रहा है, आज नहीं आया, है ना? ये पिछले 6 महीने में वो बेसिकली एक प्रोसेस है। पहले आप इंट्रोड्यूस हुए पाइथन लैंग्वेज, अगर मैं टेक्निकली बात करूँ थोड़ा, पहले आप इंट्रोड्यूस हुए पाइथन लैंग्वेज से, फिर आप धीरे-धीरे बढ़े डेटा साइंस की तरफ। डेटा साइंस में कहा गया है कि आपको मैथ्स में स्टैटिस्टिक्स के कुछ कांसेप्ट आने चाहिए। सारा स्टैटिस्टिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतना आना चाहिए कि आप डेटा के बिहेवियर को समझ पाएँ, है ना? और उस बिहेवियर के अकॉर्डिंग आप डिसीजन मेकिंग दे पाएँ। हर डेटा का अलग-अलग बिहेवियर रहता है, आप ये समझ पाएँ। फिर डेटा साइंस के बाद आया आपका मशीन लर्निंग का। मशीन लर्निंग आप पे पड़ा, फिर आप पे डीप लर्निंग है। देन इसके बाद एएल। तो ये ग्रेजुअली धीरे-धीरे बढ़ा, धीरे-धीरे हम आगे बढ़, अब अगर आप पहले जागे ही नहीं थे, आप लास्ट मोमेंट पे जागे, अब आपका सिलेबस हो गया बहुत ज़्यादा, तो अब उन्हें लग रहा है कि हम पीछे चले जाएँगे, इसलिए वो शॉर्टकट्स अपना रहे हैं। मार्केट में जो चल रहा है, जो ट्रेंड मैंने देखा है, ये कि यूट्यूब एड्स बहुत सारे आते हैं और वो यूट्यूब एड्स के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। जैसे आज से 1 साल पहले एक एड चली थी कि आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखिए, आपका 40 लाख का पैकेज लग जाएगा, 20 लाख का लग जाएगा, ऐसा मतलब बहुत सारे। मुझे बताइए कौन सा ऐसा पर्सन है जिसको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बेसिस पर प्रॉम्प्ट देने के लिए उसकी इतनी अच्छी जॉब लगी? किसी के भी नहीं है। मेरे कॉन्टैक्ट में तो आज तक कोई नहीं है। इसका मतलब है कि एक हाइप बनाई गई उस पोस्ट को सेल आउट करने के लिए कि आप सर्च करने का तरीका सीखिए। ये तो हम पहले गूगल में भी सीख रहे थे कि गूगल में लोग सर्च करते हैं, तो गूगल में सर्च करने का तरीका क्या होना चाहिए बेसिक, और कितना अच्छा ऑप्टिमल वे में सर्च कर सकते हैं। दूसरा था, अगर आपने एक तो ये प्रॉम्प्ट का था, एक और मैंने एक और ट्रेंड आजकल जो देख रहा हूँ अभी, कि एक कोई ऐड आती है, उसमें कहते हैं कि पाइथन को रन करने में आपको 6 महीने लग रहे थे, अगर आप, लेकिन 2025 में आप हैं तो आपको ऐसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पाइथन को लर्न करना एक अलग चीज़ होती है। पाइथन तो हर एक लैंग्वेज कंप्यूटर साइंस में, हर लैंग्वेज इतनी बड़ी है कि मैं अगर कहूँ मुझे कोई लैंग्वेज आती है तो मेरा पूरा जीवन खत्म हो जाए। मैं उसे लर्न नहीं कर पाऊँगा, सीख नहीं पाऊँ। सो आपको पाइथन नहीं सीखना,
आपको सीखना ये है कि आप जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसमें उस चीज़ का कितना यूज़ है। कि पाइथन बेसिकली कितना है, पाइथन में फॉर एग्जांपल वेब स्क्रैपिंग का या सेलेनियम का, ऑटोमेशन का शायद यूज़ नहीं होगा, तो आप वो मत सीखिए, आप उसको ड्रॉप कीजिए, आप आगे का कुछ सीखिए। तो सीखने का एक वे होता है, एक रोड मैप होता है, तो वो रोड मैप समझना होगा कि मुझे बेसिकली क्या करना है, क्या समझना पड़ेगा, क्या पढ़ना पड़ेगा, और जितने जल्दी आप इन चीज़ों को कंप्लीट करें, ना ज़्यादा आपको ली। मैं हर सेशन में एक बात, एक एग्जांपल देता हूँ, सॉरी आपका ज़्यादा टाइम दूँ मैं, लेकिन अ, मैंने 8th क्लास में एक निबंध प्रतियोगिता में, मतलब हिंदी मीडियम का मैं स्टूडेंट, सो निबंध प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया था। उसमें फर्स्ट लाइन थी, मतलब जो मेरा टॉपिक था वो था विज्ञान के चमत्कार। देखो फर्स्ट लाइन थी, फर्स्ट लाइन इसमें थी, प्रयोग एवं तथ्य पर आधारित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। साइंस की ये डेफिनेशन थी। सो मुझे भी नहीं पता इसका एग्जैक्ट मीनिंग, लेकिन मैंने रख ली थे, मैं भी हिंदी के जाते ना। अब ये डेफिनेशन सब काम में नहीं है। अभी मैं क्लाइंट से बात कर रहा था, उन्होंने कहा डेटा साइंस द्वारा हम सब समझते हैं ये बातें, तो ऐसी हमारी कैजुअल बातें होने लगी जब सारी चीज़ हो गई। उन्होंने डेटा तो हम सब समझते हैं, साइंस की डेफिनेशन क्या होगी? तो देन मैंने ये डेफिनेशन उठाई, इसको थोड़ा-सा अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट किया, थोड़ा-सा चेंज किया, इंग्लिश-विंग्लिश डाल दिया और उनको ये चिपका दी। तो मुझे उस दिन रियलाइज़ हुआ कि इतना स्पॉन्टेनियस मैंने आंसर दिया। कहीं न कहीं मैंने इसको पढ़ा था, तो ज्ञान कभी वेस्ट नहीं जाता है। आपको समय देना पड़ेगा, आपने जो आज पढ़ रहे हैं वो कभी न कभी आपकी लाइफ आगे यूज़ आएगा। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है, वरना वो चीज़ आपकी लाइफ में कभी आती ही नहीं, आपको पढ़ना ही नहीं पड़ता। तो यही चीज़ स्किल्स के साथ भी है कि आपने जो स्किल्स एक बार सीखी है वो आती है लाइफ में। बिल्कुल, बिल्कुल। तो और बच्चों को ये समझना पड़ेगा कि उनको जल्दी अमीर बनना है तो इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। सभी को एक टाइम लगता है, अगर आप बहुत बड़े घर में पैदा नहीं हुए हैं, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, खुद से ही स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं तो ये कहूँगा कि आपको टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। बट उस यंग जनरेशन के साथ में कंपैरिजन वाला एक थॉट कंटिन्यू चलता है ना? कि शुरुआत से कि यार मेरा साथ वाला जो स्टूडेंट था या फ्रेंड था वो आज है ना तरीका एआई के थ्रू या मार्केटिंग के थ्रू आज ये पैसा बना रहा है इतना कहीं और इसका पे जब वो अपने आप को देखता है तो कहीं न कहीं ना थोड़ा-सा वीक फ़ील करता है। तो वो भी चाहता है कि यार ये थोड़ा-सा ज़्यादा गिर रहा है बिकॉज़ के पेरेंट्स का प्रेशर कहीं न कहीं फैमिली का प्रेशर बहुत हो चुका है। और आज की रहते जनरेशन को थोड़ा-सा ये भी है कि आज मेहनत कम और स्मार्ट वर्क का एक ट्रेंड बहुत चला है कि भाई है ना हार्ड वर्क नहीं है स्मार्ट वर्क करना है फर्स्टली। तो इस टाइप के चीज़ों में स्टूडेंट ना कहीं न कहीं उलझा हुआ है कि उसको एक्चुअल में क्या करना है। ना कहीं न कहीं वो जो पाथ पहले से गाइडेड था वो आज ना वापस उसके लिए वापस धुंधला हो जाता है। फिर ना वापस उसके लिए सब्जेक्ट क्या लेना है वो उसने जो डिसाइड किया था उसने 2 साल पहले कि यार मुझे फ्यूचर में ये करना है। बट आते-आते कॉलेज ड्यूरेशन आते-आते उसके पास में कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पे ब्लैंक होता है अभी तक कि अब क्या करना है? कुछ नहीं पता इसे। तो आप आपकी फ़ील्ड में यदि आना चाहे को, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि उसे स्टार्टिंग कहाँ से करनी चाहिए? फर्स्ट स्टेप क्या होगा? सेकंड स्टेप क्या होगा? थर्ड स्टेप क्या होगा? है ना? देन उसके बाद में वो कैसे अपने पैशन को या अपने स्किल्स को या अपने स्टडी को कैसे इम्प्लीमेंट करें अपने आने वाले फ्यूचर के लिए या बिज़नेस बनाने के लिए? स्टूडेंट्स को पहले ही समझना होगा, क्योंकि आप भी समझते हैं, आप इतना समय हो गया आपको वर्क करते हुए। स्मार्ट वर्क तभी आप कर सकते हैं जब आप हार्ड वर्किंग हों। यदि आपने कभी उन चीज़ों को समझा होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको किसी डोमेन में बैठा दिया और मैंने आपको ये जीपीटी दे दिया और अब आपको उसमें रिपोर्ट्स निकालना है सिर्फ़ एक तरह से अपना। लेकिन अगर आपने कभी उस डेटा को पढ़ा ही नहीं होगा, उस डेटा के बिहेवियर को नहीं समझा होगा, तो आप कभी रिपोर्ट्स नहीं निकाल सकते। सेम एज़ होता है, आजकल बहुत सारे अच्छे-अच्छे प्लेटफ़ॉर्म्स आ गए हैं लोगो डिज़ाइनिंग और डिज़ाइन के लिए। लेकिन डिज़ाइनिंग की अगर आपको बारीकी ही नहीं पता है, तो आप वो डिज़ाइन्स जो बनाएँगे, वो कोई काम के नहीं है इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूँ, में कुछ नहीं काम। तो स्मार्ट वर्क आप तब कर सकते हैं जब आपने कभी ना कभी हार्ड वर्क किया होगा, क्योंकि आप उस डोमेन के एक्सपर्ट हो चुके हैं। और जब आप सीखते हैं धीरे-धीरे समय के साथ, तो फिर होता क्या है, आप कोई डिसीज़न लेने लगते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे ऐसा करना है। तो वो एक्सपीरियंस है, जैसे कि स्मार्ट वर्किंग नहीं की हो, जैसे कि एक्सपीरियंस होता है। दूसरा है, लोग कैसे इस चीज़ को अडॉप्ट करेंगे, अपनी लाइफ में कैसे सीख सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो पहले आपको समझना होगा कि हर इंसान डेवलपर नहीं बन अभी मैंने जो आजकल मैं ट्रेंड देख रहा हूँ, मुझसे लोग पूछते हैं, बात करते हैं, तो कई रहता है कि हम एआई कैसे सीखी? तो मैं उनको कुछ बताता हूँ, कहते हैं नहीं पाइथन से शुरू करें क्या?
अब उन्होंने कभी प्रोग्रामिंग सीखी नहीं है, कभी प्रोग्रामिंग पे काम ही नहीं किया है, वो पाइथन में कैसे आ जाएंगे? क्या उन्हें कुछ भी एबीसीडी नहीं पता है? तो पहले आप समझो कि आपका डोमेन क्या है। तो अगर मैं इसे 3 सेगमेंट में डिवाइड करूँ, एक टेक पर्सन, एक नॉन टेक पर्सन और एक कोई बिज़नेस ओनर या जिसका बिज़नेस यहाँ पर रन हो, 3 पार्ट में समझे। तो सबसे पहले टेक को उठाते हैं। टेक पर्सन को अगर करना है तो समझना होगा कि उसका ड्यूटीज़ क्या है। साइबर सिक्योरिटी में काम करता है, वो क्लाउड कंप्यूटिंग में काम करता है, वो डेवऑप्स में काम करता है, वो प्रोग्रामर है बेसिकली, वो बेसिकली करता क्या है? उसका यूज़ क्या है? उसका यूज़ केस क्या है? और उसने अगर वो एआई को एक्सप्लोर करता है, जैसे साइबर सिक्योरिटी में यदि कोई एआई का यूज़ करता है, तो आज मेरे ख्याल से उससे अच्छा कुछ भी नहीं है और अगले 10, 15, 20 साल तक कुछ भी नहीं होगा क्योंकि एआई का अगर आप मार्केट में देख रहे हैं, आप न्यूज़पेपर देख रहे हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया देख रहे हैं, तो एआई के बारे में चीज़ें गलत ज़्यादा बताई जा रही है, इसके यूज़ेस गलत हो रहे हैं। कि आपने किसी को मॉर्फ कर दिया, किसी का वीडियो, कोई डीप फेक वीडियो बना दिया, है ना? तो ऐसी चीज़ें हो रही, तो आप इन चीज़ों को कैसे आइडेंटिफ़ाई कर पाएँ, है ना? कोई ट्रांज़ैक्शन है, कोई फ्रॉड हो गया आपके साथ, तो ये सारी चीज़ों को हम एआई की मदद से कैसे इन सब चीज़ें जो वो प्रिवेंट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम बता सकते हैं। ये तो साइबर सिक्योरिटी से अच्छा यूज़ केस कुछ नहीं है, अगर कोई सिक्योरिटी में नहीं है। अब एआई का आपने मॉडल बनाया है, लेकिन उसको आप डिप्लॉय कैसे करें? वो डिप्लॉय भी होना चाहिए और वो नए डेटा के साथ सीखना भी चाहिए। ये आप कैसे सीख पाएँगे? तो ये आप डेवऑप्स के साथ आप सीख पाएँगे, जिसमें आपको क्लाउड का नॉलेज होना चाहिए और डेवऑप्स का नॉलेज होना चाहिए। मशीन लर्निंग का नॉलेज होगा तो आप मशीन लर्निंग के साथ एक टेक है जिसको हम एमएलऑप्स कहते हैं, तो एमएलऑप्स का आप यूज़ करें। ये ऐड ऑन है, हाँ, अगर हम ऐड ऑन कहें तो मशीन लर्निंग विद डेवऑप्स। तो ये हमारा कि आपने एक मॉडल तो बना दिया लेकिन आप उसको डिप्लॉय कैसे कर रहे हैं, ये भी नहीं पता। तो इसके लिए हम एमएलऑप्स यूज़ करते हैं, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। साथ में ऐप डेवलपमेंट में आजकल एक बड़ा प्रॉब्लम हो गई है कि हम कुछ भी बना देते हैं, वेबसाइट बन जाती है। आजकल इंस्टाग्राम पे मैंने कई रील्स देखी है कि वो एक सैलून भी पर्सन जाता है, वो उससे उसका बिज़नेस पूछता है और एक ऐप बना देता है। लेकिन ऐप डिप्लॉय कैसे होगी? स्केलेबिलिटी का क्या इश्यू आएगा? कैसे वो अपने कस्टमर्स को डील करेगा? अभी आपने सिर्फ एक यूआई बनाया, उसका डेटाबेस क्या होगा? उसकी एक्चुअली कॉस्ट क्या होगी? पर मंथ कॉस्ट क्या होने वाली है इसको डिप्लॉय करने की? तो ये सारी चीज़ों को आपको सुने हाँ, तो वेब में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, आप वो यूज़ केस समझ। अगर आप कोई लार्ज लैंग्वेज मॉडल अगर आप खुद से डिप्लॉय करने बना रहे हैं, तो आपको वो समझना होगा कि इसमें डेवलपर एआई डेवलपर का क्या रोल। एक तो आपका ये पार्ट हो गया। सेकंड है अगर टेक की बात कर लें, अब नॉन टेक पर आ गया, तो कई बैंकिंग सेक्टर के पर्सन मेरे पास सबसे ज़्यादा आते हैं। उनका ये कहना होता है कि हम यही सीखना चाहते हैं, हम बैंक से बड़े परेशान हो गए इस सेगमेंट से और अब हम मैं आपको अपग्रेड करके आईटी में आना चाहें। तो मेरा ये कहना है आईटी में अगर आप आएँगे तो आईटी में बहुत सारे लोग हैं, जो आईटी में बहुत अच्छा काम कर रहा है। प्रॉब्लम ये होगी कि आप कहीं की भी नहीं रह पाएँगे, आप बेसिकली आपका डोमेन जो आप जिसमें एक्सपर्ट थे आप वो भी छोड़ देंगे। तो आप पहले ये समझिए कि आपके डोमेन में आप इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं, लाइक आप स्टॉक मार्केट में इसका कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आप उस सेगमेंट में देखिए कि आपके पास कोई कस्टमर है, उसका बिहेवियर पैटर्न आपने लोकल वे में आप कैसे समझ सकते हैं, कैसे वर्क कर सकते हैं। या आप समझिए कि अगर आप म्यूचुअल फंड है तो म्यूचुअल फंड के ट्रेंड्स को कैसे फॉलो कर सकते हैं क्योंकि एक बैंकिंग पर्सन से ज़्यादा उस चीज़ को कोई इन्वॉल्व समझता। मैं आईटी का हूँ तो मैं नहीं समझ सकता हूँ, मुझे टाइम लगेगा उन स्ट्रेटजीज़ को समझ। उन्हें अगर वो स्ट्रेटजीज़ आती हैं तो उन पे यूज़ करे वो एआई की। तो सारे डोमेन के लिए है। टीचर है, टीचर अगर कहता है कि मेरी जॉब रिप्लेस हो गई एआई से, तो टीचर अपना लेक्चर प्लान कैसे बना सकता है, कैसे क्लास को इंटरेक्टिव बना सकता है, कैसे क्रिएटिविटी ला सकता है, ये सारी चीज़ें उसके आइडियाज़ टीचर के होंगे, काम हमें यही सिखा ये चीज़। अब एक आ जाता है बिज़नेस ओनर, तो अभी सबसे बड़ी समस्या एक और है, बिज़नेस ये आइडेंटिफ़ाई ही नहीं कर पा रहा है कि उससे बेसिकली एआई का उसके बिज़नेस में क्या यूज़ क्या है, उसका यूज़ केस ही उसे नहीं पता है। तो पहली स्टेप होती है कि आप अपनी कॉस्ट को कैसे कम कर पाएँगे, जो आपकी कॉस्ट है, रनिंग कॉस्ट है, ऑपरेशन कॉस्ट है, तो इन चीज़ों को आप कैसे कम कर पाएँ ना ये बहुत अच्छा पॉइंट बताया बिकॉज़ कि ये हर एक बिज़नेस की मेन प्रॉब्लम है। जैसे मैं बात करूँ ई-कॉमर्स की, तो ई-कॉमर्स में आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, आपके फैसिलिटी सेंटर्स कहाँ-कहाँ पर हैं, आप उनकी इन्वेंटरी को कैसे मैनेज कर सकते हैं, बहुत सारे यूज़ केसेज़ हैं। ऐसे या फिर अगर मैं बात करूँ कि जहाँ पर गैदरिंग हो रही है, अभी आरसीबी का एक केस हुआ, उसके पहले भी कई केस हुए, बहुत सारे केसेस होते रहते हैं। तो जहाँ गैदरिंग हो रही है, उन सभी को हम लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं उन गैदरिंग्स को। तो बिज़नेस ओनर को समझना होगा कि मेरे बिज़नेस में मैं कैसे कॉस्ट को कम करूँगा। जिस दिन वो ये आइडेंटिफ़ाई कर लेते हैं, उनकी वो कॉस्ट को वो रनिंग कॉस्ट में लगा सकते हैं।
राइट। अगर आज मैं बिजनेस ओनर के पास जाके कोई आइडिया पिच करता हूँ तो उनका ये पहला क्वेश्चन होगा इसकी कॉस्ट क्या है। हम कहेंगे एक्स वाई जेड की कॉस्ट आई, तो उनका कंसर्न होगा कि मेरा बिजनेस बढ़िया चल रहा है, मैं अगर इसे अडॉप्ट करता हूँ तो ये तो मेरे एक्सपेंसेस बढ़ा रहा है। बढ़ा रहा है, राइट। अभी डबल ही हैपन ये रहता है कि तो कोई सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट करना है तो यार ये तो मेरी कॉस्ट हो गया, कॉस्ट हो गया ना, अभी इसको रिटर्न वापस राइट कैसे निकलेगा, कितने टाइम में निकलेगा, तो एक ह्यूज गैप दिखता है उनके। बिल्कुल। तो आज जो बिजनेस ओनर है वो सिर्फ रिपोर्टिंग्स यूज कर रहे हैं और वो बेसिकली डेटा साइंस यूज कर रहा है, यही नहीं कर रहा है। डेटा साइंस मशीन लर्निंग क्या ऐसा डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, इसको चलिए थोड़ा सा साइड पर ये इसको डिस्कस जरूर करा। एक्चुअली सभी के लिए अपनी अपनी डेफिनेशंस हैं, एआई, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस। मैं जनरली अगर बात करूँ, सो आज हम यहाँ पर बैठे हैं और बैठ के हम बातें कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो रैंडम आपके दिमाग में आ रहे हैं। सो बेसिकली हमारी कन्वर्सेशन से आप इनपुट्स लेके एक नया आउटपुट जनरेट करते जा रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग हमारे क्वेश्चंस बनते जा रहे हैं। तो जब हमारे पास कोई कस्टमर आता है, हम उसके बिहेवियर को समझते हैं और हम उसे कुछ चीज़ें प्रपोज करने लगते हैं। हम कुछ डिसीजन मेकिंग करते हैं, कुछ गैप्स हमें मिलते हैं, उनको भी हम फिल करना शुरू कर देते हैं। जब हम ये सारे मतलब हम डेटा में मैनिपुलेशन भी परफॉर्म करने लगे, ये हमारे डेटा साइंस है। जैसे कि आपके पास एक डेटा आया और एक सर्वे फॉर्म का डेटा है और आपके पास कुछ लोगों ने जेंडर को फिल ही नहीं किया, जेंडर में कुछ चीज़ें मिसिंग है, कुछ लोगों ने फिल ही नहीं। अब आप इसको कैसे फिल करेंगे? तो इसे फिल करने के कई तरीके हो सकते हैं। आप एवरेज निकाल लीजिए, जो ज़्यादा मोस्ट अकरेंस होगा आप उसे मान लीजिए। अगर बहुत बड़ा डेटा है और छोटी सी चीज़ें मिसिंग, छोटी सी क्वांटिटी में डेटा मिसिंग है, तो आप उसको डिस्कार्ड भी कर सकते हैं। साथ में आप डिस्कार्ड अगर नहीं करना चाह रहे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि एक ह्यूमन बिहेवियर होता है कि अगर एक सर्वे फॉर्म की अगर बात करें, तो अगर किसी ने मेल भरा हुआ है पहले मेरे बाद भी मेल है, तो बीच को ऑटोमेटिकली मेल ही होगा। जनरली क्लासरूम में भी देखते हैं कि बच्चे बॉयज़ अलग बैठते हैं, गर्ल्स अलग बैठती है। जब तक फ्रेंडशिप नहीं होती तब तक तो ऐसे ही रहता है। सो ये बिहेवियर अगर आप समझ पा रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग आप डेटा को इनपुट्स दे पा रहे हैं, मैनिपुलेट कर पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमारी कहलाती हैं डेटा साइंस में। इसको कुछ एल्गोरिथम्स हम लगाते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए भी और प्रेडिक्शंस परफॉर्म। लेकिन अभी हम बात कर रहे थे सिर्फ डेटा। अब डेटा की टाइप अगर बदल जाए, जितनी मैंने बातें कही, आप अज्यूम आपके दिमाग में चल रहा होगा कि मैं एक्सेल फाइल की बात कर रहा, है ना? आप अज्यूम अगर हाँ, इस तरह से मतलब हाँ, डेटा नॉर्मली डेटा हमारे लिए यही है, हाँ, है ना? कुछ कुछ लिमिटेड चीज़ें हैं। तो टाइप ऑफ डेटा आपका अभी एक्सेल था, टेक्स्ट डेटा, करेक्ट, सेक्शन। अब अगर आपका डेटा का टाइप बढ़ता जा रहा है, अगर आप इमेजेस पर काम कर रहे हैं, वीडियो स्ट्रीम पे काम कर रहे हैं, वॉइसेस पे काम कर रहे हैं, पीडीएफ, वर्ड की फाइल्स पर काम कर रहे हैं, तो हमारे टाइप ऑफ डेटा बढ़ गया। टाइप ऑफ डेटा बढ़ेगा तो हमारी प्रोसेसिंग की लगी, प्रोसेसिंग के साथ साथ डिसीजन मेकिंग भी लगी। ये सारी चीज़ें हम मशीन लर्निंग में मशीन लर्निंग में बेसिकली न्यूरॉन्स के काम आते हैं, मतलब न्यूरल नेटवर्क का काम आता है। हम भी आज डिसीजन लेते हैं तो कई बार होता है घर जा रहे हैं और घर का रास्ता ही याद नहीं रहता, पहुंच जाते हैं घर पर, दिमाग में और कोई पिक्चर चल रही है वही। सो हमारे न्यूरॉन्स कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग का काम करते हैं, है ना? जिसको आप कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड है और समथिंग की भी है, सबके अपने अपने टर्म्स हैं। सो यहाँ अगर मैं बात करूँ हमारे कन्वर्जेशन में, तो मशीन लर्निंग बेसिकली जब आपके पास ट्राइकोड डेटा अलग होगा तो आपकी डिसीजन मेकिंग अलग हो जाएगी। आपको इन डेप्थ एनालिसिस करना होगा। और डेटा साइंस के लिए एक बड़ा चैलेंज होता है कि जब आप पे डेटा बढ़ता है तो आपकी एक्यूरेसी एक पॉइंट के बाद स्टेबल हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कई लोग आए और उन्होंने अपना ये नाड़ी बताई थी, और उनकी नाड़ी देखने के बाद, उनकी नब्ज देखने के बाद उनको बता रहा हूँ कि आपको क्या बीमारी है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस हो रहा है। अब एक पॉइंट आया कि मैं मेरी एक्यूरेसी को बढ़ा ही नहीं रहा हूँ, एक नया केस भी आ गया, मैं उसे भी कोई सजेस्ट करके भेज रहा हूँ, तो मेरी जो एक एक्यूरेसी का पॉइंट है वो मेरा एल्बो बन गया, बेसिकली एल्बो हो गया, है ना? वो बढ़ नहीं रही। मशीन लर्निंग में हमेशा डेटा के साथ एक्यूरेसी बढ़ती, डेटा जितना आपका बढ़ता जाएगा उसकी एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी। वो उस डेटा के बिहेवियर को और एक्सप्लोर करता है, जैसे जैसे आपके पास डेटा आएगा वो उस डेटा को और इन डेप्थ एनालिसिस करके एनालाइज करता है। वो अच्छे से वो मेरा प्रेडिक्शन दे पाएगा या हाँ, और उसके प्रेडिक्शन की एक्यूरेसी बढ़कर से बढ़ है। अब आ जाता है एआई। अब एआई क्या है बेसिकली? सो जब आप एआई भी बेसिकली हम क्या करते हैं, हमारे पास डेटा आ जाता है, लेकिन हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम उस डेटा से प्रेडिक्शन परफॉर्म ही नहीं कर रहे हैं। हम उस डेटा को समझ के नए डेटा जनरेट करता है, तभी हम जनरेटिव एआई कहते हैं। चैट जीपीटी में आप देखेंगे, आप जब भी कोई इमेज जनरेट करते हैं, अब आपको उस इमेज में कुछ मॉडिफिकेशन करना है, आप जैसे ही करते हैं तो वो नई इमेज दे देता है। आप ये पुरानी इमेज में मॉडिफिकेशन नहीं कर, क्योंकि हर बार वो जनरेट जब जनरेट होगा तो ऑब्वियस है कि आप एक स्केच 2 बार बनाइए तो थोड़ा-सा उसमें फ़र्क आएगा। तो जनरेटिव एआई, सो बेसिकली ये डिफरेंस है। अच्छा, अब में एक पॉइंट था जो हम बिजनेस ओनर्स की बात कर रहे थे, सबसे फर्स्ट आपने पॉइंट बताया था कि भाई बिजनेस ओनर्स को पता नहीं है कि वो
कॉस्ट इफेक्टिव सबसे पहले तो एआई को यूज़ कहाँ करें अपने कॉस्ट को कम करने के लिए कर सकते हैं एक तो, और क्या पॉइंट्स हो सकते हैं एक बिजनेस ओनर के लिए? राइट। जैसे मैं एक सिंपल एक ऑडिट का पार्ट बताता हूँ, ऑडिट में कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। जो वर्कशॉप्स होती है, बड़ी-बड़ी वर्कशॉप्स हैं, तो वहाँ पर एक कंडीशन होती है कि आपको इंडस्ट्री के जो शूज़ होते हैं आपको वो पहनना होंगे और आपके पास हेलमेट होना चाहिए। इंडस्ट्री सबसे सेफ्टी के लिए है, सेफ्टी किट आपको पहनना चाहिए। आपके पास सीसीटीवी कैमरा है, वहाँ पर लगा हुआ है, लेकिन आप ये आइडेंटिफ़ाई ही नहीं कर पा रहे। बहुत छोटा, बिल्कुल छोटा-सा यूज़ केस है। तो आप इसे कैसे आइडेंटिफ़ाई करेंगे? तो आप डेटा सेट को सिखा दीजिए, क्योंकि ये हम ट्रैफ़िक में देखते ही, ट्रैफ़िक सिग्नल में जो हेलमेट नहीं पहने हैं तो वो हेलमेट वायलेशन हो गया और उसके अकॉर्डिंग चालान हो जाता है, या हमारे घर पे चालान आ जाता है। सो बस सेम कंडीशन, लेकिन आपको इंडस्ट्री की जो किट होती है उसके अकॉर्डिंग आपको हम पिच कर सकते हो। दूसरा होता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ऑपरेशन कॉस्ट की, कि कई बार हम ये समझ नहीं पाते हैं कि हमारे पास क्या इन्वेंटरी रखी हुई है और हमें क्या प्रपोज़ करना चाहिए, यानी कि कोई आउटकम है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मैन्युफैक्चरिंग मेरी यूनिट है और मेरे पास कुछ रॉड्स हैं लोहे के। अब उनका भी कुछ अलग-अलग ग्रेन्स होते हैं लोहे रॉड्स के, या फिर उनकी डेंसिटी होती है, उनकी साइज़ ऐसे हो। तो हमारे पास क्या वर्क ऑर्डर आ रहा है और हमारे पास क्या चीज़ अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या जॉब्स को फिट कर पाएँगे। नहीं कर पाएँगे तो हमें ये जो जॉब्स को कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा। इससे होगा क्या कि आपके जो एम्प्लॉइज़ हैं वो वहीं पे ही रहने वाले हैं, उन्हें हम रिप्लेस नहीं कर रहे हैं। लेकिन इससे जो आपका टाइम टेकिंग जो प्रोसेस हो रही है वो आपकी बढ़ जा। साथ में अभी मैंने एक दैनिक भास्कर में भी पढ़ा था कि अब जो कॉल सेंटर्स है वो एआई बेस्ड हो गए हैं। तो अगर वो देखा जाए तो वो भी बहुत ही बढ़िया एक अप्रोच है, कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात कर रहा हूँ मैं कन्नड़ में बात कर रहा हूँ, कोई कन्नड़ का पर्सन है। कई बार ऐसा होता है कि मुझे अपनी हार्डवेयर परचेज़ करना, मैं उन्हें कॉल करता हूँ और वो अपनी नेटिव लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। तो एक ऐसा ट्रांसलेटर होगा अगर, तो वो बहुत ईज़ी हो जाता है, बहुत बेसिक यूज़ केस ही। क्योंकि ट्रांसलेशन सबसे बड़ा इश्यू है, इसी को सबसे पहले गूगल ने सॉल्व किया है कि भई मैं गूगल लेंस लेके आ जाता हूँ। तो ट्रांसलेशन एक बहुत बड़ा इश्यू था। इससे एक छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स हैं। तो बिज़नेस ओनर अगर अपने ऑपरेशंस को आईटी का जो भी पर्सन है, जिनके साथ अगर डिस्कस करेंगे, तो वो उस डोमेन के एक्सपर्ट हैं, जो बिज़नेस ओनर है। और जो भी पर्टिकुलर आईटी का पर्सन है वो आईटी का एक्सपर्ट है, तो वो उन्हें सजेस्ट कर पाएगा कि इतनी चीज़ें आप ऐसे कर सकते हैं। ये बहुत ईज़ी मेथड हो सकता अभी का एक स्टेप थोड़ा-सा और आगे लेके चलते हैं इस कन्वर्सेशन को, जहाँ पे डिफरेंट डोमेन पे लोग हैं, क्या कह सकते हैं कि क्या ऐसे डोमेन्स या ऐसी फील्ड हो सकती जो एआई के आने से या इसको रिप्लेसेबल ना हो? ऐसे जॉब्स या ऐसे स्किल्स जो एआई की आने के बाद भी ऐसे हम उसमें करियर सोच सकता है, या है ना, एक नॉर्मल कॉमन पर्सन उसमें अपना एक करियर देख सकता है इन फ्यूचर आफ्टर 5 ईयर और आफ्टर 10 में। तो क्या ऐसे जॉब स्किल्स हैं जो आफ्टर 5 ईयर भी अ, ऑप्ट करने के लिए अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखी जाए? क्या लगता है ऐसा? ट्रेंड जब एआई का आया, तो सभी लोग एआई की तरफ भाग गए। हाँ, सवाल एक बहुत बड़ा है कि स्टूडेंट्स जितने भी हैं, ये बेसिकली अभी जो पढ़ रहे हैं, जैसे अभी हम वेब डेवलपमेंट या मोबाइल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं आईटी का हूँ, तो मैं आईटी के एग्ज़ाम्पल ज़्यादा दे सकता हूँ। सो वेब डेवलपमेंट में वो बेसिकली कर क्या रहा है? वो बेसिकली CRUD बना रहा है, कि CRUD का मतलब होता है इंसर्ट ऑपरेशन, अपडेट ऑपरेशन, फेच करना किसी डेटा को, ये डिलीट कर, CRUD बना रहे हैं, एक CRUD बना रहा है। सो अगर आप यही सीख रहे हैं, सिर्फ़ आप यही काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आपके लिए चीज़ें अपडेटेड होने वाली हैं। क्योंकि ये चीज़ें बड़ी सिंपल है, कोड होगा, कोड बेस को आप रीराइट करते जाइए। अब एक ईआरपी है, तो ईआरपी में जितने भी सेगमेंट होंगे हर जगह, अगर मैं बात करूँ एआई के बारे में कि एआई के अलावा क्या फ़ील्ड्स हो सकती हैं, जहाँ पर हम अपना करियर बना सकते हैं। बेसिक फ़ील्ड की अगर बात करें, एक है आपका वेब डेवलपमेंट और एक है आपका ऐप डेवलप। लोग रेगुलर बेसिस पर ऐप यूज़ करते रहेंगे, हम वेबसाइट्स यूज़ करते रहेंगे, बहुत बेसिक। लेकिन अभी लोगों का एक और मिसकंसेप्शन आ गया कि ऐसा भी हो सकता है कि पूरा एआई मॉडल जो होंगे वो हमारे के लिए ऐप बना देगी या ऐप बनाती है। कहीं इंस्टाग्राम पे रील्स बनाना चाहिए, है ना? ऐसा चलता ही रहता है। सो वेब अगर आप सीख रहे हैं और आप अगर CRUD तक सीमित है, CRUD का मतलब होता है इंसर्ट ऑपरेशन, अपडेट ऑपरेशन, डेटा को देखना, रिट्रीव करना और डिलीट ऑपरेशन। अगर आप ये बना रहे हैं और आप इसमें कंफर्ट में आ गए हैं, जो कि आज मैं देख रहा हूँ 95% बच्चे सिर्फ इतना ही काम कर रहे हैं। वो कोई भी लैंग्वेज देते हैं, लाइक लाइक उन्होंने नोड ले लिया, रूबी ऑन रेल्स ले लिया, एक आउट सिस्टम से, या जो भी एक्सवाइज़ेड जो भी लैंग्वेज जैसे पाइथन है, जावा है, उसमें ये बच्चे सिर्फ और सिर्फ इतना ही कर रहे हैं कि वो ऑपरेशंस को अपडेट, अच्छा डिलीट, रिग्रेट कर रहे हैं।
प्रॉब्लम ये है कि अगर आप ये कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप अकाउंट पिकेड हो जाएंगे, आप मार्केट से आउट हो जाएंगे, क्योंकि ये मॉडल बना देगा और आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट ही करता है, एक ही जैसी स्क्रिप्ट है, बस स्पीड चेंज होती जाएंगी, इंसर्ट क्या करना है वो स्पीड चेंज होती है। बट कह सकते हैं कि जो जॉब फील्ड है वो यही कराती है। हाँ, लेकिन इसमें अब आप नया क्या कर सकते हैं, आप वेब में अगर माइक्रो सर्विस सीखें, माइक्रो सर्विस कैसे वर्क करती है, माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर का क्या काम है, कैसे बनता है, कैसे माइक्रो सर्विस डिफाइन होती हैं। जैसे एक एग्जांपल अगर मैं दूं माइक्रो सर्विस का, तो एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर मैंने बनाया, एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाया। अब ई कॉमर्स वेबसाइट मैंने पूरी की पूरी बनाई, लॉन्च कर दी, बढ़िया चल रही थी, और वो सिंपल एक ही सर्वर पर हमारी होस्टेड थी। अब मैं लेके आ गया, अब विजन के अंदर बिन बिलियन डी, बहुत सारे यूजर्स जैसी ऐप को कोई पेमेंट सर्विस में कोई प्रॉब्लम आई और वो डाउन, अगर वो डाउन होती है तो हमें सबसे पहले यूजर्स को क्या दिखेगा, पोर्ट जीरो को, है ना, या बैड गेटवे या जो भी होगा, ऐसा कुछ ऑप्शन दिखे, क्योंकि वो वेबसाइट को एक्सेस ही नहीं करता है। अगर मैं बात करूँ माइक्रो सर्विस पर बनी हुई थी, तो हमने क्या किया, एक वेबसाइट को या एक सॉल्यूशन को छोटे छोटे पार्ट्स में बना दिया, और वो इंडिविजुअल खुद में ही एक पूरा सॉल्यूशन है। अब यहाँ पर हुआ क्या कि जैसे ही मेरी माइक्रो सर्विस यानी कि पेमेंट की जो सर्विस थी वो डाउन हुई, तो हमने क्या किया, वो पूरी सर्विस जो हमारी थी वो प्रॉपर वर्क कर रही थी, वो मेरी जैसी थी वैसी वर्क कर रही। हमने ऐड टू कार्ट किया, हमने प्रोडक्ट को रिट्रीव किया, सब कर दिया, और जैसे ही हम पेमेंट करने आए, वो सर्विस नहीं थी, तो वहाँ पर हमें एक मैसेज आ गया कि आपकी एक ये पर्टिकुलर सर्विस अभी वर्क नहीं करती। वो भी होगा बेसिक, लेकिन आपका पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर डाउन है। अब एक ह्यूमन नेचर होता है कि कभी भी हम कार्ट से चीज़ों को रिमूव नहीं करते हैं। ये ह्यूमन नेचर है, आप भी नहीं करते हो, शायद कोई भी नहीं, कोई छोटा रह जाए। जब आपकी वो सर्विस अप हो जाएगी, तो आप रिज़्यूम करने के बाद कस्टमर को बताइए कि जितने भी आपके कार्ट में जितनी भी सर आपने प्रोडक्ट लिए थे, उसमें हम एक्स वाई ज़ेड जो भी होगा इतना डिस्काउंट हम आपको अलाउ कर। तो अगेन आपने क्या किया, कस्टमर रिटेन कर दिया, आपने कस्टमर को कभी भी जाने नहीं दिया। ये जब हम माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर पर काम करते हैं, तो हम बहुत लोड बैलेंसिंग कर लेते हैं, थोड़ी सी इंत्रा कॉस्ट आती है, लेकिन ये काम अभी अगर मैं बात करूँ तो बहुत इंपॉर्टेंट है वेब के लिए, सेम है हमारा ऐप के लिए। तो आपको ये चीज़ें समझनी होंगी, आपको हार्डवेयर यूटिलिटीज जैसे एक बहुत बेसिक एप्लीकेशन मैंने देखी है इंटरनेट पर, कि आप किसी की भी फोटो अपलोड कीजिए और वो वेब पर जाएगा और बताएगा उस पेज से मैच करते हुए कितने बस हैं। सभी ने ये चीज़ बहुत यूज़ की, कॉमन है ना? लेकिन आप देखेंगे सेलिब्रिटीज़ के लिए तो एक्यूरेसी बहुत अच्छी आती है, जब आप सेलिब्रिटीज़ की फ़ोटोज़ अपलोड करते हैं। आपकी या मेरी करेंगे तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। ऐसा नहीं है आप सेलिब्रिटी नहीं हैं, आप अब तक सेलिब्रिटी हैं। लेकिन मैं जनरली एक बता रहा हूँ कि जो कॉमन फेसेस है ना, उसमें उसकी एक्यूरेसी डाउन हो जाती है। वो इसलिए हो जाती है क्योंकि वो इतना ज़्यादा हार्डवेयर यूज़र्स अगर वो फ्री में आपको बनने देगा, तो उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो वो क्या करते हैं, उसके लिए एक्यूरेसी डाउन कर देते हैं, आपको हार्डवेयर बहुत मिनिमल दे देते हैं। तो अगर आपको अदर देन एआई में जाना है, तो आप हार्डवेयर यूज़र्स पे काम कीजिए, आप ब्लॉकचेन पर काम कीजिए, आप क्लाउड पर काम कीजिए, आप डेवऑप्स पर काम कीजिए, आप माइक्रो सर्विस पे काम कीजिए। आप किसी भी लैंग्वेज में काम कर रहे हैं, आप माइक्रो सर्विस सीखिए। अगर आप वेब पर काम कर रहे हैं, वेब पर आप कोई भी डेवलपमेंट कर रहे हैं, माइक्रो सर्विस। आप ऐप डेवलपमेंट सीखिए, आप कर्नेल लेवल की प्रोग्रामिंग को सीखिए। बैंकिंग में कई बैंकिंग के जो सॉफ्टवेयर्स है वो सी पर आज भी वाले चल रहे हैं, उनकी सी पर स्क्रिप्ट है, सी लैंग्वेज पर। तो वो कैसे काम कर रही है वो सीखिए, आप सिक्योरिटीज़ में सीखिए, इनका कभी मार्केट डाउन नहीं है, ये सारी चीज़ें वैसे ही चल रहा है। आप हार्डवेयर के साथ डिवाइसेस का कैसे इंटीग्रेशन होगा, आईओटीज़ इन पर सीखिए, क्योंकि आपका जो मॉडल्स होंगे वो हमेशा क्या करेंगे, आपको स्क्रिप्ट दे देंगे, आपको डायग्राम दे देंगे, लेकिन करेक्शंस आपको ही करना है। उसमें जो यूज़ केसेस होगी वो आपको समझना होगा। आपको समझना होगा कि कॉलेज लेवल प्रोजेक्ट में और प्रोडक्शन में जब हम जाते हैं तो उसमें किस टाइप से सेंसर चेंज होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको समझना होगी। तो बहुत सारी यूज़ केसेस हैं। आप एआई के अलावा वो सारी चीज़ें सीख। तो मतलब ये ऐसे सेगमेंट हैं जो आपके लिए बहुत बहुत काम के हैं, है ना? यदि कोई पॉडकास्ट कुछ स्टूडेंट देते हैं जो आने वाले फ्यूचर में ना इस फील्ड में अपना करियर समझना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत 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 अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने की। और ये एक ऐप जो फील्ड है, मतलब ये फील्ड में एआई को लेकर आपने बताया कि बेस से स्टार्ट करना है आपको, है ना? धीरे-धीरे आपको उसी लॉन्ग टर्म प्रोसेस से जाना है, लेकिन साथ-साथ आपको एआई और जो न्यू टेक्नोलॉजी है, उसके साथ में आप कैसे उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पस और फॉर द आपकी जो रिपिटेशन वर्क हैं, उनको ज़रूर आप, लेकिन आपको एक एक लेंथी प्रोसेस से तो गुज़रना पड़ेगा। आपको रिपिटेशन वर्क को आप एआई के थ्रू काम में लें, जिससे कि आपकी एफिशिएंसी बढ़ी, है ना? और हम उस करियर को और आगे, उस फ़ील्ड को और अच्छे से, है ना?
आफ्टर 5 ईयर भी उसमें एक करियर के थॉट में देख सकते हैं, राइट? तो कुछ और सवालों के साथ चलते हैं, है ना? अच्छा, सर कुछ और डिस्कस करना चाहूँगा कि यहाँ के अभी जो स्टूडेंट्स फेस करते हैं कहो कि अभी वो कॉलेज लाइफ जी रहे हैं और कॉलेज में जो इंफ्रास्ट्रक्चर उनको मिलता है, वो एक तरह से रटा-रखाया या कह सकते हैं बिल्कुल फिक्स एनवायरनमेंट मिलता है ना? जहाँ पे अ, बहुत पुराना सिलेबस आई थिंक कह सकते हैं कि 4 से 5 साल पुराना है, 10 साल पुराना सिलेबस वही अगेन एंड अगेन चला जा रहा है। तो कहीं न कहीं ना बच्चों का इंटरेस्ट ना लूज़ हो रहा है। जो अपने उनके जो कहीं न कहीं फ्रेंड लोग हैं या कह सकते हैं जो उनके बड़े बिज़नेस लोग हैं, है ना? जो ऑलरेडी टेक फील्ड में हैं, कहीं आगे हैं, जो जॉब्स कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं जो उनसे गाइडेंस लेते हैं, तो उनका कहना ये होता है कि यार जो सब्जेक्ट आउटडेटेड हो चुके हैं, कहीं न कहीं आपको एक न्यू प्रोसेस में जाना पड़ेगा या न्यू लर्निंग्स करनी पड़ेगी। जैसे आप बता रहे हैं कि एमएल सीखना पड़ेगा। मेबी मुझे आई डोंट नो कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट है या नहीं इसको लेकर या एआई को लेकर कुछ ऐसे सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुए या नहीं हुए, है ना? ये मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग, है ना? तो इस तरह के सब्जेक्ट अभी है या नहीं है? और कॉलेज अभी कहाँ स्टैंड करते हैं आने वाले टाइम को देख सो कॉलेज की अगर बात करूँ या सिलेबस की, इसमें आपने जो बातें कही, इसमें मल्टीपल क्वेश्चन से देखिए मैं आंसर देता हूँ कि पहला तो ये है कि अगर हम कहें कि कॉलेजेस आउटडेटेड है, तो इस पॉडकास्ट में जब हमारा ये शुरू हुआ, तो मैंने आपको बताया था इसमें एक हम जब ये यूज़ करते हैं ना, मैथ्स यूज़ करते हैं, स्टैटिस्टिक्स यूज़ का है। वो मैंने 9th क्लास में या 10th क्लास में पढ़ी थी, मुझे एग्ज़ैक्टली तो याद नहीं, 9th-10th में। फिर उसके बाद हम और आगे बढ़े, सो और आगे मिशन एल्गोरिथम्स यूज़ करते हैं। वो एल्गोरिथम्स हमारे डेटा स्ट्रक्चर में भी यूज़ हुई थी और मोंटे कार्लो मेथड थी, वो भी नेटस्केप मेथड थी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें सिमुलेशन टेक्निक्स होती है। फिर इसके बाद हम रंगो-बुट्टा मेथड, आई डोंट नो वो मैंने कब पढ़ी थी, मुझे एग्ज़ैक्ट याद नहीं, लेकिन ये मेथड, न्यूटन-रैप्सन मेथड, बहुत सारी ऐसी बहुत सारी चीज़ें, जो हम पहले पढ़ चुके। सो जब भी आपको कोई भी नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी है, सीखनी है, तो पहले उसका बेस रेडी करना। सो ये कहना तो एकदम गलत है कि हम पूरी तरह से आउटडेटेड हैं। हाँ, हम आउटडेटेड हैं, जो ये कॉलेजेस आउटडेटेड हैं, यूनिवर्सिटीज़ आउटडेटेड हैं, लेकिन हम 100% आउटडेटेड हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी इनको पढ़ाया जा रहा है। बच्चों की बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है और हम बहुत जल्दी सीखना चाह रहे हैं, बहुत जल्दी आगे बढ़ना चाह रहे हैं, जिसके कारण वो कोर चीज़ों को छोड़ रहे हैं। जैसे डेटा स्ट्रक्चर छोड़ देते हैं बच्चे, ऑपरेटिंग सिस्टम छोड़ देते हैं बच्चे, डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो छोड़ देते हैं बच्चे। अगर हम ये सारी चीज़ों को पढ़ेंगे तब जाके आप आगे चल के एक रोड मैप तैयार कर पाएँगे, तब आपको चीज़ें बहुत जल्दी सीखने को, समझने को मिलेगी। इवन डिसीजन मेकिंग आप सीख पाएँगे कि ये डिसीजन अगर मुझे लेना है और मैंने कभी थ्योरेटिकली ये पढ़ा हुआ था, तो मुझे कैसे लें? वैसे एक हमने पढ़ा था ओएसआई लेयर, हाँ, उसमें एप्लीकेशन लेयर, प्रेज़ेंटेशन लेयर, नेटवर्क लेयर, सभी के साथ एक-एक प्रोटोकॉल्स दी। जब हम एक्चुअली में यूज़ कर लिया है तो हमें पता चला अच्छा एसएमटीपी प्रोटोकॉल पे ये यूज़ होता है। जब मैंने पढ़ा था मुझे समझ में, तो एक चीज़ हो गई कि आउटडेटेड 100% तो नहीं है। ऑब्वियस है कि यूनिवर्सिटीज़ को ड्राफ्ट करना होता होगा, सारी चीज़ें उसके अकॉर्डिंग पेपर्स, बुक्स सारी चीज़ें चेंज करनी है। तो यूनिवर्सिटीज़ थोड़ा-सा स्लो काम कर पाती है क्योंकि उनके लिए ये सारा वर्क बहुत ज़्यादा, और इसके क्या इम्पैक्ट होंगे? आगे चल के आज मैं सिलेबस चेंज कर देता हूँ और पता चला वो जो नई चीज़ें हैं वो आउटडेटेड हो गई या उसमें कोई प्रॉब्लम आई। तो क्या लोग ना अडॉप्ट भी नहीं कर पाए या उसके लिए ट्रेनर्स अवेलेबल हैं, नहीं हैं। ट्रेनर्स की भी एक और बड़ा चैलेंज है। तो यूनिवर्सिटी उसके अकॉर्डिंग चल रही है। अच्छा। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं कॉलेजेस में। तो कॉलेज का एक नियम कहना चाहिए, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब जैसे मैंने कहा, मैंने मैथ्स पढ़ी 9th क्लास में, 10th क्लास में, ये सारे टॉपिक्स पढ़े। इनको कितना इंटरैक्टिव बना पाएँ, ये कॉलेज का या प्रोफ़ेसर्स का टारगेट होना चाहिए कि हम इसको बच्चों को समझाएँ रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल से, तो बच्चे जल्दी कनेक्ट कर पाएँगे। तो आजकल शायद बहुत सारी मेथड्स ऐसी हो गई हैं। एक बहुत बड़ा गैप ज़रूर है, जो कि मैंने फ़ेस किया कि जैसे मैं एक बात करूँ, एक टेक्नोलॉजी है हडूप, बिग डेटा में एक हडूप। अब मुझसे कोई कहता है बच्चों को आपको हडूप सिखाना है। हम कहते हैं ठीक है, इसमें कितने दिन लगेंगे? हडूप पूरा कॉन्फ़िगर करेंगे, इसकी कमांड्स चलाएँगे। तो मैं कहता हूँ 7 से 10 दिन लगेंगे, दैट 1 एंड हाफ आवर की क्लासेस हुई थी। तो कॉलेजेस का ये रहता है कि नहीं, हमारा एकेडमिक सेशन जो होगा डिस्टर्ब हो जाएगा, हमारे एक्सरसाइज़ एग्ज़ाम्स आ रहे हैं या कुछ भी जो भी की एक्टिविटीज़ चल रही है, जो भी प्लान है उनका एकेडमिक प्लान, तो हम आपको 3 दिन ही दे पाएँगे। समझिए ना? अब 3 दिन में अगर मैं हडूप सिखाने जाऊँगा तो क्या ये जस्टिफ़ाई होगा? फिर देखने को कब तक है। फिर हम उनको कंडीशन देते हैं कि बच्चे को कम से कम लिनक्स आना चाहिए।
फिर जब हम क्लास में बैठते हैं तो हमें पता चलता है बच्चों को लिरिक्स नहीं आता, तो हम लिरिक्स सिखाते हैं। फिर इसके बाद लिरिक्स 100% तो नहीं सिखाते थे, उसी में लगा जितना रिक्वायर्ड उतना। फिर बच्चों को कहते हैं कि भैया एक काम करो, आप डाउनलोड कीजिए इसका सेटअप उबंटू वगैरह और इसके बाद आप इंस्टॉल कीजिए। तो बच्चे घर से वो भी नहीं कर पाते। बच्चों की भी प्रॉब्लम है कि बच्चे वैसे तो बहुत बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, लेकिन अगर उन्हें छोटी-सी भी चीज़ दी जाती है क्लासरूम से रिलेटेड तो वो उसे टाल देते हैं। ऐसा नहीं है वो नहीं कर सकते, कर सकते हैं, टाल देते हैं। सो बच्चे फिर वो नहीं करते तो लिरिक्स इंस्टॉलेशन होता है। फिर हडूप या बिग डेटा के बारे में समझाते। इतने में 3 दिन बहुत ईज़िली निकल गया। तो हम पहले ये समझे, एआई अगर कोई सीखने आया है तो पहले उसे समझे कि एआई का आपने सिलेबस तो इतना बड़ा दे दिया कॉलेज ने की और वो मार्केटिंग करने के लिए बहुत बढ़िया है कि हम एआई नहीं किया और इतना बड़ा करवा रहे हैं, सब कुछ सिखा रहा है। क्या हम उसमें जीपीयू को इन्वॉल्व किया हुआ है? सीपीयू से आप कितना चीज़ें सिखा पाएँगे? कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो चल पाएँगी? यानी कि जो भी ट्रेनर आएगा वो क्या करेगा? सिर्फ़ जो चल रहा है बस वही बता से चला जाएगा। और ये भी है कि कॉलेज के पास में जो हार्डवेयर्स मिलेंगे वो उतने ऐसे मिलेंगे जहाँ पे यदि आप एआई के कुछ प्रोसेस या एल्गोरिथम को रन करना चाहेंगे तो वो इतना टाइम टेकन होता है तब तक के बच्चे का इंटरेस्ट चला जाएगा कि यस है ना 5 मिनट 10 मिनट से भी एक कोड को रन करने में लग रहा है, खासकर जीपीयू ना होने की वजह से, है ना? सीपीयू पे लोड के साथ में, तो वो 5-10 मिनट्स के प्रोसेस में बच्चा कहेगा कि बाबा इससे बेटर है कि बिल्कुल, और कई लाइब्रेरीज़ ऐसी हैं जो सीपीयू सपोर्ट नहीं करती हैं। वो बहुत हैवी लाइब्रेरीज़ हैं। तो बच्चों को वो चीज़ें कैसे, तो बेसिकली हमने एआई नहीं सिखाया, जितना हमने कस्टमाइज़ कर दिया बेसिकली उस सिलेबस को। सो कॉलेज की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो टाइम लग रहा है उतना लगे। आप एआई पढ़ने के लिए उन बच्चों को बिठा रहे हैं जिनको पाइथन भी नहीं आता है, जिनको बेसिक्स नहीं आते हैं, तो वो भी जस्टिस नहीं है, जस्टिस कह सकते हैं लर्निंग के अपने वर्ज़न है ये सब। हाँ, बेसिकली हम जैसे प्रीरिक्विज़िट निकालते हैं कि ये पढ़ने के लिए आपको क्या आना चाहिए, तो वैसे ही हमें ये निकालना होगा कि बच्चे को ये सीखना है तो उसे क्या-क्या आना चाहिए और वो बेसिकली कितना टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ये हार्डवेयर रिक्वायरमेंट क्या है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स क्या है, ये सारा कुछ एक इंफ्रा जिसको हम कहते हैं पूरा पूरा प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए, तब ये वर्थ इट है। सो कॉलेजेस काम कर रहे हैं, कुछ कॉलेजेस बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ कॉलेजेस ट्राई कर रहे हैं काम करने का, लेकिन प्रॉब्लम वही है कि हम बहुत जल्दी-जल्दी बढ़ना चाह रहे हैं, तो उसके कारण ये सारे गैप्स आ रहे हैं। सर थैंक यू फॉर योर उतना दी काइंड आपने बच्चों को मार्गदर्शन के लिए आपने सारी इन्फॉर्मेशन दी कि उनको स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, कैसे करना है और इनका फ्यूचर में वो क्या किस तरह से किस डायरेक्शन में जा सकते हैं। साथ ही साथ डिस्कस करेंगे कि वो ये सारी कॉलेजेस वगैरह करने के बाद में या वो कहीं जॉब प्लेसमेंट के लिए ढूँढें मतलब जॉब प्लेसमेंट के लिए अपना करियर देखें जॉब प्लेसमेंट क्या बोलिए चलिए जॉब प्लेसमेंट में जाएँ या फिर अपना खुद का स्टार्टअप करें या फिर एक प्रोजेक्ट बेस में किस टाइप से फ्रीलांसिंग में भी अपना एक करियर सोच सकें। तो किस टाइप की वो इनिशियल प्रोजेक्ट देख सकते हैं या इनिशियल स्टार्ट कैसे ले सकते हैं? किस तरह के प्रोजेक्ट लेकर स्टार्ट कर सकते जी। सो पहला प्रोजेक्ट के अगर मैं बात करूँ, छोटा-सा एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, फिर हम उसको ही कंटिन्यू करते हैं। प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करें तो मेरे लिए एक लॉगिन और लॉगआउट किसी बच्चे ने बनाया है, वो भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट। वो इंश्योर करे कि इसे कोई भी एक्से अनऑथराइज़्ड यूज़र इसे एक्सेस नहीं कर सकता है, पहला। दूसरा है ये कितना भी लोड होगा वो हैंडल कर देगा। क्लाउड का आपने ऐसा इंफ्रा करके रखा हुआ है कि वो डीडोस अटैक वगैरह हैंडल कर देगा। कई सिक्योरिटी जो बायपास हो जाती है उन सबको प्रिवेंट करेगा। सो अभी बच्चे क्या कर रहे हैं, बड़ा दिखा रहे हैं। लेकिन बड़े की जगह अगर आप सिर्फ लॉगिन, एक नॉर्मल होम पेज हेलो वर्ल्ड और लॉग आउट, तो आप वापस लॉग आउट पर आ गए। अगर ये पेज बनाते हैं और आप इसको चैलेंज देते हैं तो ये बहुत मेजर प्रोजेक्ट है अगर देखा जाए। क्योंकि आप गवर्नमेंट की जो वेबसाइट्स हैं उसमें आप 70-80% वेबसाइट्स पर डीडोस अटैक लगाइए, ईज़ी लगता है। तो प्रॉब्लम ये है कि अभी वो भी प्रिवेंट नहीं कर पाए। सो प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो प्रोजेक्ट छोटा यूज़ केस हो लेकिन बहुत रोबस्ट हो, है ना? वो लॉजिक हो, टफ टफ हो और चीज़ें हर तरह से स्ट्रांग हो, बिल्कुल। अब इसके बाद हम आ जाते हैं जॉब्स ऑप्ट करने के लिए। सो कई बार मार्केट्स अप होता है, कई बार डाउन होता है। कई बच्चे अपडेट नहीं करते हैं तो वो कहीं न कहीं किसी न किसी को ब्लेम कर देते हैं। सो उसके लिए मैं हमेशा एक कोट है, मैं हमेशा करता हूँ, वो कोट मुझे अच्छा भी लगता है। जैसे आपके आपके और हमारे समय एक कहावत चलती थी कि कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो। वो अभी चेंज हो चुका है, अभी बच्चों के अकॉर्डिंग वो चेंज हुआ है। वो हुआ है कि एक पत्थर तो तबीयत से उछाला था कभी, अपने हालात देखकर लगता है कि ऊपर वाले को लग गया है। सो प्रॉब्लम ये है कि जब हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं जीवन में, तो हम किसे दोष दें?
अब कोई नहीं मिल रहा तो ऊपर वाले का अरे किस्मत ही हमारी खराब। सो जॉब्स बहुत है। प्रॉब्लम ये है कि स्किल्ड लोग नहीं है। अब स्किल्ड का मतलब ये नहीं है कि आपने कोई लैंग्वेज की, किसी भी ट्रेनिंग की या आपने यूट्यूब पे सीखा और आप पहुँच गए और कह रहे हैं मैं स्किल्ड। स्किल्ड का मतलब होता है आप छोटी चीज़ें कीजिए लेकिन बहुत अच्छा कीजिए पाएगा। दूसरा है स्टूडेंट सर्टिफिकेशंस पर ध्यान दीजिए। अगर आप एआई की, मशीन लर्निंग की बात करें, डेवऑप्स की बात करें, एक्सरसाइज़ जो रही है, इन चीज़ों की बात करें तो बहुत सारे सर्टिफिकेशंस आपको मिलते हैं, एडब्ल्यूएस अज़ोर देता है। आप इन सर्टिफिकेशंस को फ़ोकस कीजिए, इन सर्टिफिकेशंस को निकालिए। ये इसके साथ आपको एक और चीज़ देते हैं कि आप लिंक्डइन की अपनी आईडी को ऐड कर दीजिए। जब भी आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म या फिल अप करते हैं, जैसे आपका सर्टिफिकेशन निकलता है, ये लिंक्डइन पर आपको वो मैप कर देते हैं और अलग-अलग जगह पर वो शो होता है और इसके बेसिस पर आपको लिंक्डइन से ही डायरेक्टली ऑफर्स आने लग राइट। प्रोजेक्ट के टाइप्स होने चाहिए। अब हम क्या करते हैं बेसिकली हमने एक्स-वाई-ज़ेड जगह पर किसी जगह कोचिंग की और हमने उसी कोचिंग सेंटर का हमने कहा कि यहाँ पर हमने इंडस्ट्री ट्रेनिंग की और जो भी होगा इंटर्नशिप की है। सो जब कंपनीज़ आती है, कंपनी रेगुलर आ रही है उस शहर में, उस कॉलेज में, तो उसे पता है कि यहाँ पर कितने ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, कितने लाइव प्रोजेक्ट्स का एक्चुअल काम कर रहे हैं, कितने टाइप के प्रोजेक्ट्स ऐसे भी होंगे जो मैं पिछले 3 साल से उन बच्चों के रिज़्यूम्स में लिखा हूँ। इसका मतलब है वो कोचिंग सेंटर कंटीन्यूअसली कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम कोचिंग सेंटर की नहीं है, ना प्रॉब्लम बच्चे की है। उसे कितना हम एनहांस कर पा रहे हैं ये। फॉर एग्ज़ाम्पल एक्स-वाई-ज़ेड आपने एक प्रोजेक्ट बनाया, आपने एक ई-कॉमर्स ही बनाया, तो हर बार जब बच्चा आएगा तो वो कहेगा मैंने इतना सारा किया और इसमें मैंने इतनी सारी फंक्शनैलिटीज़ ऐड की हुई है। मैंने माइक्रो सर्विस ऐड किया, मैंने ईएमपी किया, यूनिवर्सल किया, जो भी इसमें होती होगी, वो सारी चीज़ें मैंने यूज़ की हुई हैं और ये पूरा का पूरा मैंने ही बनाया था। अभी बच्चे क्या करते हैं, ग्रुप्स बना लेते हैं और उसमें से 1 या 2 लोग कोड करते हैं, बाकी लोग से पूछते हैं तो वो कहते हैं कि सर हम डॉक्यूमेंटेशन कर रहे थे। सो प्रॉब्लम एक ये है कि बच्चे सीख नहीं रहे, इसीलिए जॉब्स है। बच्चों को जॉब लेना है तो लिंक्डइन का एक मैंने तरीका बताया, कॉलेजेस में प्लेसमेंट्स हो रहे हैं। आप अलग-अलग कंपनीज़ में जाइए और अलग-अलग वेबसाइट्स पर जाके आप उनको थ्रो कीजिए अपना जो भी आपका रिज़्यूम होगा, जो आपका सीवी है, आप उनके आईडीज़ पर भी ऑफ़िशियल आईडीज़ पर भेजिए। आप अपना लिंक्डइन को बहुत स्ट्रॉन्ग रखिए, अपना गिट की रिपॉज़िटरी स्ट्रॉन्ग रखिए, आपने गिट का अकाउंट जो बनाया होगा उसमें अपने प्रोजेक्ट को मेक श्योर दीजिए। एक सिंपल चीज़ बताता हूँ मैं आपको, आप अगर देखेंगे बहुत सिंपल यूज़ केस बता रहा हूँ मैं कंपनीज़ का। भोपाल में सिर्फ भोपाल की बात करें, मैं ऐसा समझता हूँ कि अभी हमारा नॉलेज भोपाल से ऊपर नहीं, ये भोपाल बात है। भोपाल में यूट्यूब, हॉटस्टार, वूट ये कंपनीज़ कभी नहीं आना है। अगर हम इसको और बढ़ाएँ तो मध्य प्रदेश में भी नहीं आने, शायद आई हुई कल इसमें वरना नहीं है। ये कंपनीज़ यहाँ क्यों नहीं आती? क्योंकि हम बेसिकली ऐसा कोई भी मीडिया स्ट्रीमिंग का काम नहीं कर रहे हैं प्रोजेक्ट वर्क में। अब आप सोचिए एक बच्चा आया जिसने बनाया, एक सॉफ्टवेयर बनाया, उसने अडॉप्टिव बिटरेट के साथ बना लिया कि जैसे-जैसे आपका वीडियो जो आपका इंटरनेट की क्वालिटी डाउन होती है, वीडियो की जो क्वालिटी होगी वो डाउन हो जाएगी धीरे-धीरे। अडॉप्टिव बिटरेट का कांसेप्ट है जैसे कि आपने ऐसा कोई सॉफ्टवेयर बना दिया। सो कई बच्चे नेटफ्लिक्स लिख के लाते हैं लेकिन हम जब उनसे ये क्वेश्चन पूछते हैं तो वो कहते हैं सर हमें पता ही नहीं, ये कांसेप्ट ही नहीं पता। सो अगर आप अपने ऐसा कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, इस पर आपने गिट पर अपलोड किया है, आपने अपने लिमलिब पर मेंशन किया है, सो बेसिकली ये कंपनीज़ ऐसे लोगों को देख रही हैं। अब आप सोचिए कि आप तो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ में टारगेट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो कितना बड़ा स्कोप है, वहाँ यहाँ कॉम्पिटिशन कितना कम है। और ऐसे कई सारे ऑप्शन होंगे जहाँ के उस इंडस्ट्री की बेसिक चीज़ों को लेकर वो उस पे काम करें। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ऐसी चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा। फिर एक और स्टेप आ जाती है कि यदि आप अपना कुछ लोग होते हैं बच्चे आजकल स्टार्टअप का बड़ा क्रेज़ चला हुआ है, ट्रेंड है। सो पहला तो सभी से मैं ये कहता हूँ कि स्टार्टअप को बेसिकली यार अल्टरनेट मत रखिए। अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हैं तो आप सच में ही प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझिए और उसको सॉल्व कीजिए। अभी हो क्या रहा है, अगर मेरी जॉब नहीं लगी तो मैं स्टार्टअप कर लेता। वो गलत है, क्योंकि आपकी जैसी जॉब लगेगी आप स्टार्टअप को बंद करेंगे और आप चले गए। तो पहले तो आपको समझना होगा कि आप कितना इसमें काम कर सकते हैं। दूसरा होता है, एक कई जगह पे मैं कोट देखता हूँ, कई लोग ऐसे कहते हैं कि अपने पैसे को बिज़नेस नहीं होता है, ऐसा ना सोच है ना? लेकिन वो पैसा लगाने वाला जो दूसरा पर्सन होगा वो लोगों को नहीं मिलता है, पर वो बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि सब लोग स्मार्ट हो चुके हैं। आज से मैं 5-6 साल, 7 साल पहले की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आज की बात कर रहा हूँ, आज सब लोग स्मार्ट हैं। बट आज के टाइम पे लोग पैसे लगाना चाहते तो हैं, लेकिन उनको वो लोग भी नहीं मिल पाते। हाँ, है ना? बिकॉज़ कि जो पैसा जो मैंने इंडस्ट्री को समझा है, वहाँ पे लोगों पे पैसा लगाया जाता है दिन को, राइट? उसके आइडियाज़ पे या चीज़ों पे तो सेकेंडरी, राइट? राइट? तो उस पर्सन को कहीं न कहीं उसकी नापा जाता है कि भाई वो आप किस वे में आप में कहीं न कहीं तो किसी चीज़ में सक्सेस पाई हो, है ना? नॉट ओनली पर्टिकुलर उस फील्ड में, ज़रूरी नहीं है, किसी न किसी यदि
किसी भी सेक्टर में हो, ऐसा सब है ना, या आपने स्टडी करिकुलम में बोल सकते हो, कॉलेज में टॉप किया हो या वर्ल्ड वाइड लिस्ट रहा हो, है ना, तो पता है कि वो पर्सन कैपेबल इनफ है और उस पे पैसा या दाव खेला जा सकता है। तो अ, अरे सो ये इन्वेस्टमेंट का तो ये एक पंडा चलता है जो लोग उनका पॉइंट ऑफ व्यू यही है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम आइडिया पिच करते हैं जो स्टूडेंट्स हैं वो इतने मैच्योर नहीं थे, ऑब्वियसली कॉलेज स्टूडेंट है तो उनको इतना नहीं होता नॉलेज। जब वो आइडिया पिच करते हैं तो वो सोचते हैं कि हम सब कुछ इस आइडिया को बता के बेचें। बेसिकली वो परचून की दुकान में प्रोडक्ट सेल करने वाला पर्सन बन रहा है। वो खुद को नहीं बता रहा है कि मेरी क्या क्या कैपेबिलिटी है। अब कई बार ऐसा होता है कि जो इन्वेस्टर है उसका कुछ अलग विजन का और वो आप में कुछ पोटेंशियल देख रहा था। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप वहीं-वहीं उसी लूप में घूम रहे हैं जहाँ पर आप सोच रहे हैं कि आप ये पर्टिकुलर चीज़ को आप सेल कर रहे हैं। अगर ये सेल कर लेता है तो बहुत अच्छा है। तो स्टूडेंट्स के साथ एक ये प्रॉब्लम। दूसरा है, अगर आपको इन्वेस्टर नहीं मिलता और आप बिल्कुल आपके पास कोई स्टार्टअप आइडिया है और आप उस पर काम करना चाहते हो, गवर्नमेंट की स्कीम से बहुत सारा कुछ अगर आप गूगल करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। सो वो तो उस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। आप सबसे पहले समझिए कि आप कॉस्ट कैसे कम कर सकते हैं। आपका जो भी प्रोडक्ट होगा आप लॉन्च कर रहे हैं तो उसकी कॉस्ट कैसे कम होगा। सो बेसिकली 2 टाइप की कॉस्ट होती है रिसोर्सेज़ की कॉस्ट। अगर आप 2-3 लोग हैं, आप उतने कैपेबल हैं या आप उतना सीख सकते हैं, तो आप रिसोर्सेज़ की कॉस्ट को रिड्यूस कीजिए, पहला। दूसरी कॉस्ट होती है आपके इंफ्रा की कॉस्ट। इंफ्रा का मतलब होता है कि अगर मैंने एक ऑफ़िस आजकल मैंने देखा कई लोगों को स्टार्टअप करना है, उन्होंने इन जगह पर ऑफ़िस ले लिया और वो कॉस्ट उसका रेंट ही नहीं दे पा रहे हैं, बड़ी प्रॉब्लम आ जाता है। तो कोवर्किंग स्पेसेस आज के बहुत सारे अवेलेबल है। आप कोवर्क के स्पेसेस पर जाइए। आप वहाँ पर अपना जो भी ये सेटअप कीजिए। कोवर्किंग स्पेस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि कोवर्किंग हम सुनते हैं, समझते हैं, तो उनके लिए क्या हो जाता है कि हमने कॉन्फ्रेंस हॉल दे दिया है, 2 टेबल दे दी, कि हॉल दे दिया, ऐसा कुछ नहीं। आप बेसिकली उसको वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करवाइए। जैसे कि अगर कोई एआई पे काम कर रहा है और वो 1.5-2 लाख का सीपीयू बियर नहीं कर सकता है, जीपीयू बियर नहीं कर सकता है। सो कोवर्किंग स्पेसेस ऐसी चीज़ों को बच्चों को दें, मतलब जो वाइटल लेवल का जो हाँ स्टूडेंट्स हैं, उनको वो चीज़ें दें, वो प्रोवाइड कर रहा है। तो वो इंफ्रा का मतलब है सिर्फ़ ना सिर्फ़ आपका इंफ्रा यानी कि आपका प्लेस, वो इंफ्रा के साथ उनको हार्डवेयर्स भी प्रोवाइड करवाया जाए। कोई सॉफ्टवेयर्स हैं, जो बड़े-बड़े सॉफ्टवेयर जिनके लाइसेंस लग रहे हैं, इनको कोवर्किंग स्पेसेस वो लाइसेंस लेके भी वो डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं, पर वो जैसे भी यूज़ करना चाहे वैसे मैनेज कर सकते। सो बेसिकली आपको कितनी का आप कम कॉस्ट में आप काम कर सकते हैं, स्टार्टअप के लिए इम्पोर्टेंट है। आपका आइडिया कैसा है, कितना सस्टेनेबल है, उसको लोग कैसे अडॉप्ट करेंगे, ऐसा तो नहीं है कि आपने ना मान लिया है कि ये बहुत अच्छा आइडिया है और आप जेन्युइनली उस आइडिया पे काम करना चाहते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आपको जॉब लग जाएगी, आप सोचोगे नहीं, नहीं मुझे जॉब लगी और आप चले जाएँ। ये नहीं कह रहा हूँ कि आप एक चीज़ को सपना ही मान के चलते रहे, वो 5-10 साल हुए और आप सोच रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, टाइम होगा जब आप उसको छोड़ देंगे। लेकिन इन सब के पहले आप पहले पूरी रिसर्च कर लें, उसके बाद आप स्टार्टअप पे आएँ। अभी प्रॉब्लम ये है कि आपकी जॉब ले ली, आप स्टार्टअप स्टार्ट ये एक बड़ा प्रॉब्लम ये बहुत बड़ी बेस्ट चीज़ ये भी रहा है कि कुछ लोग जस्ट फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर तक अब उन्होंने मतलब 1 साल, 2 साल के लिए जॉब किया, देन उसके बाद मूव कर रहे हैं, स्टार्टअप करना है। बिकॉज़ ये कहीं न कहीं वहाँ पे हार्डवेयर नहीं है, मतलब हार्ड वर्क नहीं हो रहा है, हो पा रहा है है ना? वहाँ पे फ्रस्ट्रेट होके क्या कि यार सिंपल वे या ईज़ी वे क्या हो सकता है? हाँ, सुनिए बिल्कुल स्टार्टअप कर लेते हैं। वो बेरोज़गारी स्कीम टाइप लाइक एक्चुअली बनने ये हो। लेकिन इसको अगर सही मोड में देखें तो गवर्नमेंट ने इतनी फैसिलिटीज़ दी है, इतनी हैकाथॉन्स करवा रहे हैं, कि फंडिंग दे रहे हैं, बहुत सारा कुछ सीड फंड दे रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें। अगर हम इसको सही वे में कोई यूज़ करें, उसका आइडिया में सच में पोटेंशियल है। अब ये नहीं बोल सकता हूँ मैं कि सभी के आइडिया में बिल्कुल चीज़ें समान होंगी, सभी के आइडिया हिट हो जाएँगे। तो आपका आइडिया कैसा है? उसे लोग कैसे अडॉप्ट कर रहे हैं और एग्जीक्यूशन उसका क्या है? शायद मैंने भी सोचा होगा कि मैं फ़ेसबुक बना लूँगा, लेकिन मैं फ़ेसबुक नहीं बना पाया क्योंकि फ़ेसबुक में जिनको एग्जीक्यूट करना था उन्होंने कर दिया, है। सो एग्जीक्यूशन उसका क्या है? कौन पहले एग्जीक्यूट कर रहा है और कौन कैसे एग्जीक्यूट कर रहा है? ये सारी चीज़ें बहुत माँगे हैं स्टार्टअप। सो अलग-अलग मोड है जॉब्स लेने के, आप कॉलेज से प्लेसमेंट लीजिए, आप अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल अच्छी दीजिए, आप स्टार्टअप में जा सकते हैं, आप छोटी कंपनीज़ में काम कर सकते हैं। छोटी कंपनीज़ में आप ज़्यादा सीखते हैं, बड़ी कंपनीज़ में आप स्पेसिफिक चीज़ें सीखते हैं, कि ये सारी चीज़ें हैं। आप लाइव प्रोजेक्ट्स पे आप इंटर्नशिप ऑप्ट कीजिए, आप लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम कीजिए, आप सीखिए। जब आपकी प्रोफाइल में 4-5 लाइव प्रोजेक्ट्स होंगे तो कंपनी आपको ऑब्वियसली जब भी आप इंटरव्यू लेंगे तो आपका एक्सपीरियंस बोलेगा को आपका रिज़्यूम बोलेगा, तो जिन सब चीज़ों का बच्चों को ध्यान चलते-चलते सर कुछ और पॉइंट मतलब एक लास्ट नंबर की बिकॉज़ कि आपका एक्सपीरियंस है, एक लॉन्ग एक्सपीरियंस है, 10 to 15 ईयर का एक्सपीरियंस है आपको इस फील्ड का।
और साथ ही साथ अपनी एक सॉफ्टवेयर कंपनी ऑलरेडी रन कर रहे हैं आप इतने सालों से। तो आप सर बच्चों को कैसे सजेस्ट करते हैं या किस तरह के प्रोग्राम या किस तरह का उनके लिए मॉड्यूल डिसाइड करते हैं, है ना? कि उनको आप शायद मुझे जहाँ तक पता है आपकी फर्म लेकर उनको इंटर्नशिप प्रोग्राम से लेकर उनको जॉब अ ऑप तक पूरा गाइड करती हैं, है ना? और उनको कहीं न कहीं बहुत हद तक हेल्प करती हैं, है ना? तो क्या ऐसा आप यूनिक रखते हैं अपने इंस्टीट्यूट में या अपने प्रोग्राम में, जिससे कि बच्चा एक सही डायरेक्शन में जा सकता है और आगे उसके लिए ईज़ी होता है एक बड़ी कंपनी में प्लेसमेंट है। फिर इसका मैं एग्ज़ाम्पल ऐसे देता हूँ कि हमने और आपने जब हम पढ़ाई करते थे, तो हमारे प्रोफ़ेसर जो थी वो 6 महीने तक हमें कुछ पढ़ा रहे हैं, 7 भर तक पढ़ा रहे हैं, समझ में नहीं आता था। दैनिक शिवानी किताब वो चलती थी, गाइड ये तो गाइड चलती है। और ये हॉलिडे हाँ, अभी भी चलती है क्या है तो। सो हम वो उठाते थे, रात में पढ़ते थे, अगले दिन एग्ज़ाम देते थे, पास हो जाते थे। हमें समझ में भी आ जाता था, पता नहीं कैसे आता था। हम बेसिकली अपने ब्रेन का इतना इस्तेमाल नहीं करते थे, जितना हमको एक्चुअली करना चाहिए था। आज भी बच्चों के साथ वही कंडीशन है, वही बच्चे हैं, वही वैसे ही चल रहा है सब कुछ, वैसे ही ये सारी चीज़। सो बच्चों को मैं कहता हूँ कि आप सबसे पहला एक चीज़ दीजिए, आप जो चीज़ खुद से कर सकते हैं, वो खुद से कर लीजिए। जैसे एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट। आज 6वीं का बच्चा जो होता है 6th क्लास, 7th क्लास उनको भी एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट पढ़ाया जाता है, वो सीखा है। अगर वो सीख पा रहे हैं तो इतने आप क्यों नहीं सीख पा रहे हैं? आप उसके लिए क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं? सो पहला हम लोग जो आज काम कर रहे हैं, हम ये कहते हैं बच्चों से कि जितनी चीज़ें आप सीख पा रहे हैं, आप सीखिए। कई लोग कहते हैं कि जावा सीखना है तो आपको सी, सी प्लस प्लस आनी चाहिए, पाइथन सीखना है सी, सी प्लस प्लस आनी चाहिए। मैं कहता हूँ, आप मान लीजिए कि वो लैंग्वेज लाइट ही नहीं करती है। ऐसा नहीं है कि उनके बिना कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उन्हीं के बिना मतलब कुछ हो ही नहीं सकता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल सी और सी प्लस प्लस अगर मैं बात करूँ, तो अगर आप उसको छोड़ देंगे, नया कोई कंसेप्ट पढ़ेंगे, आपको शायद एक की जगह 2 दिन लगेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप सी, सी प्लस प्लस पढ़ेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएँ। कई बच्चे मेरे पास डेटा साइंस पढ़ने हैं, मशीन लर्निंग के लिए आते हैं, मैं उनसे कहता हूँ आप पाइथन भी मत पढ़ो। आप मान लो कि डेटा साइंस की लैंग्वेज ही पाई यही है। आप पाइथन का नाम ही भूल जाओ। तो आपको बस लूप और फंक्शन आते हैं तो आप ये काम कर सकते हैं। सो आपको समझना होगा कि आपको आपके टारगेट के लिए कितनी चीज़ें पढ़नी है। आपको सब कुछ नहीं पढ़ना, आप इतना ज्ञानी नहीं बन सकते हैं। जब आप सारी चीज़ों का आंसर देने लगेंगे, सारी चीज़ें कहेंगे कि नहीं मैंने ये भी पढ़ा, ये तो आप गलत बोल रहे हैं। आप हमेशा गलत बोल रहे हैं। जैसे आजकल हम बहुत सारे वो देखते हैं, क्या कहते हैं इसमें, रील्स वगैरह में बहुत सारे पंडित जी आते हैं, कथावाचक आते हैं और वो कोई एक नॉर्मल बात है उसका भी आंसर अननेसेसरी दे रहा है। तो हम कहते हैं यार ये इसको नॉलेज नहीं है। तो वो नॉलेज ऐसा नहीं है उनको नॉलेज, उनको बहुत अच्छा नॉलेज होगा, लेकिन उस क्वेश्चन का नॉलेज नहीं था। सभी को सारी चीज़ें नहीं आ सकती। तो आपको समझना होगा कि आपके लिए कितनी चीज़ें ज़रूरी हैं, आप अपना दीजिए। जितनी चीज़ें आप यूट्यूब में ज्ञान का बिल्कुल भंडार पड़ा हुआ है और फ्री में अवेलेबल है सारी चीज़ें। थोड़ी-सी ऐड आती हैं, इरिटेटिंग होता है, लेकिन आप थोड़ा-सा ऐड देख के आगे बढ़िए। सो अगर आप यूट्यूब से वो सारी चीज़ें सीखिए, आपका जो ज़्यादा समय है वो आप लाइव प्रोजेक्ट्स पे दीजिए। क्योंकि लाइव प्रोजेक्ट्स पे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। जैसे अगर मैं सी लैंग्वेज की बात करूँ या डेटा स्ट्रक्चर की बात करूँ, अगर मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊँगा तो आप प्रैक्टिकल कभी नहीं कर पाएँगी। लेकिन अगर मैं प्रैक्टिकल पढ़ा दूँगा, आप थ्योरी अपने आप लिख रहे हैं। सो वही हमारा कांसेप्ट है कि आप पहले क्या कीजिए, आप प्रोजेक्ट्स पे काम करना सीखिए, चीज़ें अपने आप आने लगती है। और जब आप क्लाइंट के साथ इंटरैक्ट करते हो तो आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। आप बोलना सीखते हैं, आपको समझ में आता है। मैं बोलने का मतलब ये नहीं कि आप इंग्लिश में बोलते हैं। बोलने का मतलब ये है कि आप बोलते हैं और आप क्या कैसे कर रहे हैं। जैसे आप जो नॉर्मल लैंग्वेज में बात करते हैं वैसी बातें कर रहे हैं या फिर आप क्लाइंट से कैसे डील कर रहे हैं। आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा होगा, आप बीच में कौन-सी टर्म्स यूज़ कर रहे हैं, आप किस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं चीज़ों को। ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सारी चीज़ें आती हैं। आज बच्चा ज़्यादा समय अपना गँवा रहा है एप्टीट्यूड, रीज़निंग पढ़ने में और क्योंकि उसे इंटरेस्ट आता है, मज़ा आता है वो करने में और वो सॉल्व होती हैं चीज़ें। लेकिन जब वो बैठता है रिटन टेस्ट देने के लिए, तो कई सारे क्वेश्चन्स में वो बहुत ज़्यादा समय दे देता है एप्टीट्यूड रीज़निंग। तो वो बहुत स्पॉन्टेनियस होती है चीज़ें। उस समय जैसा आया, आप कैसा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। कई बार होता है कि आप एप्टीट्यूड रीज़निंग में इतना समय दे दिए कि आप टेक पार्ट को अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहे। तो आपको चीज़ों को हैंडल करना होगा, समझना होगा कि मुझे क्या-क्या करना है। मुझे लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम करना है, मेरी मेरी प्रोफ़ाइल अपग्रेड करनी है, मुझे जो मेरा पैसा ये बच रहा है, जिन चीज़ों से जो मैं अभी बताया कि कई चीज़ें आप खुद से करके आइए। आपका वो पैसा बच रहा है, आप उससे सर्टिफ़िकेशन कीजिए और सर्टिफ़िकेशन इंटरनेशनल सर्टिफ़िकेशन कीजिए। आप ग्लोबल सर्टिफ़िकेशन कोई भी मत कीजिए, आप सिर्फ़ और सिर्फ़ इंटरनेशनल ही कीजिए। अगर आप वो इंटरनेशनल सर्टिफ़िकेशन करते हैं, तो लाइक गूगल का
माइक्रोसॉफ्ट का या अमेज़न का या रेड हैट का, ये सर्टिफ़िकेशन करते हैं, इनकी वैल्यू बहुत होती है मार्केट में, बहुत ज़्यादा वैल्यू। तो इन सब चीज़ों को समझना होगा और ये चीज़ें हम बच्चों को बताते हैं कि बच्चों को हम जब बच्चा इतना प्रिपेयर हो गया है तो हमें उसके लिए ज़्यादा मेहनत ही नहीं करनी पड़ती है। मैं ट्राई 70% क्राउड ऐसा होता है जो ऑटोमेटिकली प्लेस्ड हो जाता है कहीं न कहीं। 30% क्राउड के साथ हमने मेहनत करनी होती है। उनके साथ हम ट्राई करते हैं कि वो कहीं न कहीं प्लेस हो। फिर बहुत सारी कंडीशंस आती है मार्केट की, कंडीशन से अप डाउन चलते रहते हैं। उस समय जॉब से उस समय आपके पास वो स्किल सेट है नहीं। लेकिन अगर आपने कोर लेवल पे काम किया, आपने प्रोजेक्ट्स पे काम किया, आपने सर्टिफिकेट किए हैं, तो आपकी जॉब के लगने के चांसेस 90, 95, 98% रहते हैं। लेकिन आपने इन चीज़ों को नहीं किया हुआ है, तो फिर थोड़ा-सा आपको कहीं न कहीं सैक्रिफाइस करना होता है। फिर या तो आप सैक्रिफाइस कीजिए, आप ब्लेम कीजिए। भई भगवान पे ब्लेम कर दीजिए कि किस्मत मेरी खराब थी। सो ये ओके, बेहद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपके आपने समय निकाला और आप यहाँ पे आए। और ये पॉडकास्ट नॉट ओनली हमारे लिए बहुत स्पेशल था, ये पब्लिक के लिए जानना बहुत ज़रूरी था, और स्टूडेंट्स के लिए खासकर, कि वो उनको करियर डिसीजन के लिए एक बहुत अच्छा एक एक ऑप्शन के तौर पे कह सकते हैं कि उनको मल्टीपल चॉइस है आज के टाइप के, और उन लोग कैसे आफ्टर अपने आफ्टर ग्रेजुएशन या आफ्टर 12 वो कैसे डिसीजन ले सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपने समझाया है। जहाँ पे हमने शायद कॉलेज को लेकर भी बात किया, जहाँ पे हमने स्टूडेंट के क्या थॉट है आज के टाइम में, वो उसको लेकर बात किया। हमने बात की एआई को लेकर, है ना? एआई के मिसकंसेप्शन को लेकर, जहाँ पे एआई कैसे काम करता है, डाटा क्या है, राइट? और किस तरह से यूटिलाइज़ेशन होता है। साथ ही साथ हमने बात किया कि इन सभी के बावजूद जो 5 से 10 साल के बाद में जो जॉब्स ट्रेंड होगा या जो जॉब्स बचेंगे, वो भी हमने उस पे भी बात की, है ना? और आपने बहुत अच्छा डायरेक्शन बताया कि आपने अपने इंस्टीट्यूट में, अपने ऑफ़िस में इस तरह की चीज़ को अप्लाई किया, जिससे कि जो रिज़ल्ट है, वो आई थिंक बहुत अच्छा है ना? और जो लोग कहते हैं कि मार्केट में जॉब नहीं है, सो आपने उसका बहुत अच्छा जवाब दे ही दिया है ना? तो थैंक यू फॉर कमिंग। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। गुड